दूसरा राउंड आखिरकार खत्म हो चुका था। अब 2 दिन का आराम था। कैथरीन के जाग जाने की खबर मिलते ही टीम की तरफ से एमन मार्शल के साथ 2 और जूनियर्स को लेकर उसे देखने अस्पताल पहुंचा। कैथरीन ने हल्का सा सिर हिलाया। उसका चेहरा बेहद शांत था। एमन ने बड़े उत्साह से अपने जूनियर भाई मालन को कैथरीन से मिलवाया। वह लगातार मालन की तारीफ करता रहा कि वो कितना रेयर टैलेंट है, कितनी एक्सेप्शनल एबिलिटीज रखता है, बिल्कुल कैथरीन की तरह। कैथरीन सिर्फ हल्की मुस्कान देकर चुप रही। एमन की बातें बढ़ती ही जा रही थीं, जिससे पास खड़े मार्शल की झुंझलाहट साफ दिखने लगी। एमन, कैथरीन अभी अभी जागी है, उसे थोड़ी रेस्ट करने दो। मार्शल की बात सुनकर एमन को होश आया। ओह, ओके कैथरीन, तुम आराम करो, हम चलते हैं। जल्दी ठीक हो जाओ, फिर हम सब साथ मिलकर नेक्स्ट राउंड खेलेंगे। ओके, थैंक्स फॉर कमिंग। ये कहकर कैथरीन ने उन्हें विदा किया और एमन अपने दोनों जूनियर्स के साथ खुशी खुशी बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वे वार्ड से बाहर निकले, साथ आए जूनियर सिस्टर ने नाक सिकोड़कर बड़बड़ाया। सच में, औरतें कितनी छोटी सोच की होती हैं। खुद की वजह से टीम ऑलमोस्ट रुक गई थी और अब दूसरों से जालस हो रही है। पास खड़े जूनियर भाई ने तुरंत उसे चुप कराने की कोशिश की। एमन को ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं थी। वो अपने रिसर्च के अलावा कुछ नहीं देखता, इसलिए ये बातें उसे अजीब लगी। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? जूनियर भाई ने फिर कोशिश की, पर जूनियर सिस्टरों की नहीं। एमन, तुम स्ट्रेट हो, इसलिए लोगों के दिल नहीं समझ पाते। कैथरीन ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। उसकी बीमारी में कुछ गड़बड़ है। वो खुद नहीं खेलने आई, हमने मालन को भेजा और उसने कमाल कर दिया। लेकिन अभी उसकी शक्ल देखी। तुम कुछ भी पूछो, जवाब तक नहीं दिया। जेलसी साफ दिख रही थी। एमन ने भौहें चढ़ाईं। सच में, कैथरीन ऐसी नहीं लगती, वो बस ठंडी सी, शांत टाइप की है। एमन का कैथरीन को डिफेंड करना जूनियर सिस्टर को और चिढ़ा गया। उसका मूड और बिगड़ता गया। पहले मैं उसकी एरोगेंस को टॉलरेट कर लेती थी क्योंकि स्किल थी, लेकिन मालन की वजह से जालस हो जाए। ये लड़की तो डरावनी है। लेकिन जैसे ही वे ये बातें कर रहे थे, उनके पास से एक खूबसूरत लड़की गुजरी, सोबा। वो इन लोगों की बातों को इग्नोर करने वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि वो कैथरीन के बारे में बोल रहे हैं, उसकी चाल रुक गई। उसने हाथ सीने पर बांधे और सीधा उस जूनियर सिस्टर को घूरा। जालस, मुझे तो लगता है जालस तुम खुद हो, और ऊपर से बकवास कर रही हो। दिमाग में कुछ है भी या नहीं? तुम सच में अपनी अगली पर्सनालिटी को प्रूव कर रही हो, क्योंकि कहते हैं न, अगली लोग ही सबसे ज्यादा ड्रामा करते हैं। जूनियर सिस्टर एकदम सन ज़ोबा के सामने उसकी बोलती बंद हो गई। वो बस गुस्से में तड़प कर बोली, तुम कौन हो? और मुझे यूं कैसे? एम्फ, ज़ोबा ने नाक से हवा निकालते हुए कहा। पहले अपना चेहरा आईने में देखो, तब पूछना कि मैं तुम्हें कुछ बोलने लायक समझती भी हूं या नहीं। जूनियर सिस्टर के पास कोई जवाब नहीं था। ज़ोबा ने और सख्त लहजे में कहा, समझ नहीं आ रहा तो आ जाओ, मेरे साथ मुकाबला कर लो। इतने में रोनन और बाकी लोग वहां पहुंच गए। व्हाट्स गोइंग ऑन? रोनन ने पूछा। ज़ोबा ने बिना कुछ छुपाए कहा, ये लड़की कैथरीन की बुराई कर रही थी, पता नहीं खुद को क्या समझती है। रोनन का चेहरा तुरंत बदल गया, एक क्यूट से लड़के के चेहरे पर डेविल जैसा गुस्सा। सिचुएशन बिगड़ते देख एमन ने फटाफट अपने जूनियर भाई को इशारा किया कि जूनियर सिस्टर को ले जाए। खुद रुककर उसने बहुत देर तक सबसे माफ़ी मांगी, तभी जाकर माहौल शांत हुआ। रोनन और बाकी लोग एमन की खातिर मामला यही छोड़ने को तैयार हुए। वैसे भी ऐसे छोटे लोग उनकी टाइम के लायक नहीं थे। जब एमन दूर जा चुका, रोनन ने कहा, कैथरीन बहुत सारी चीज़ों में बिजी है, इसे बताने की ज़रूरत नहीं। ज़ोबा ने सिर हिलाया। डोंट वरी, मुझे पता है। चलो, चलकर उसे मिलते हैं। वे वार्ड में पहुंचे तो अंदर से खाना पकने की लाजवाब खुशबू आ रही थी। सबकी निगाहें एक पल के लिए थम गईं। कैथरीन अपने बेड के सहारे बैठी थी। सामने टेबल पर ढेर सारी डिलिशियस डिशेज रखी थीं। ज़ोबा ने आगे झुककर देखा, लगभग हर डिश वही थी जो उसे पसंद थी। कैथरीन, तुम्हारा न्यूट्रिशियस मील तो रॉयल लग रहा है। वो खाने की तरफ हाथ बढ़ाने ही वाली थी कि रोनन ने उसका हाथ झटका। ज़ोबा उसे घूरते हुए बोली, ए लड़के, पागल हो क्या? मुझ पर हाथ उठा रहा है। रोनन ने आंखें घुमाईं। कैथरीन का खाना छीनने की हिम्मत।
ये भी नहीं पूछा कि बनाया किसने है। ज़ोबा को बात समझ नहीं आई। उसने सोचा किसने बनाया होगा, शायद ब्रैंडन ने कोई शेफ रखा होगा, नहीं तो रोनन ऐसा क्यों बोलेगा। फिर अचानक उसकी नज़र ब्रैंडन पर गई, जो शांति से कैथरीन को खाना खिला रहा था। फिर उसने प्लेटें गौर से देखी, रेस्टोरेंट जैसी नहीं, घर जैसी। वह दंग रह गई। मतलब ये खाना मिस्टर डंकन ने खुद बनाया? रोनन ने उसकी तरफ घूरकर देखा, जैसे उत्तर बिल्कुल ऑब्वियस था। कैथरीन ने रोनन जितना नहीं सोचा। ज़ोबा के चेहरे पर क्रेविंग देखकर उसने एक फोक आगे बढ़ाया। कम, साथ में खाओ। ज़ोबा ने एक बार ब्रैंडन को देखा और तुरंत हाथ पीछे कर लिया। नहीं, रहने दो। वो ब्रैंडन के हाथ का बना खाना खाने की हिम्मत नहीं कर पाए। उसे लगा ये सिर्फ कैथरीन के लिए है और वो इसकी हकदार नहीं। कैथरीन खाना खत्म कर ही रही थी कि ज़ोबा ने फाइल आगे बढ़ाई। कैथरीन, ये ऑल्टोनियन टीम के सारे मेंबर्स की जानकारी है, देख लो। कैथरीन ने ज़ोबा से ली हुई फाइल उठाई और ऑल्टोनियन टीम के सदस्यों की जानकारी ध्यान से पढ़ने लगी। मानना पड़ा, ऑल्टोनियन टीम सच में कमाल की है। इतने सालों से चैंपियनशिप स्टेज पर टिके रहना कोई आसान बात नहीं थी। उनकी टीम में हर सदस्य अपने फील्ड का टॉप प्लेयर था। आखिरी पेज पर पहुंचते ही कैथरीन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने वह फाइल ब्रैंडन की तरफ फेंक दी, संकेत देते हुए कि वो भी देखे। आटिकस, एलिनोर्स एकेडमी का पूर्व डॉक्टरल मेंटर, अब ऑल्टोनियन टीम का लीड मेंटर बन चुका था। ब्रैंडन को देखकर लगा जैसे उसे पहले से ही इस बात की खबर थी। उसने अपना फोन निकाला और कैथरीन को पकड़ा दिया। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था और उसमें आटिकस ही नजर आ रहा था। कैथरीन ने उसे शक भरी नजर से देखा। तुम्हें पहले से पता था? ब्रैंडन ने हल्की सी भान उठाए, आंखों में शरारत की चमक थी। हाँ, मुझे तुमसे थोड़ा पहले पता चल गया था। साइड में खड़ी ज़ोबा ये सीक्रेट लुक एक्सचेंज देख रही थी और खुद को रोक नहीं पाई। क्या हुआ? क्या चल रहा है? गुड न्यूज़, अकेले क्यों खा रहे हो? कुछ नहीं, ब्रैंडन और कैथरीन एक साथ बोल उठे। उनकी परफेक्ट ट्यूनिंग देखकर ज़ोबा ने नाक से ठंडी सांस छोड़ी। हाँ, सही है, पार्टनर हो तो सब कुछ आसान होता है। ब्रैंडन, जो आमतौर पर कम बोलता था, इस बार खुद बोल पड़ा और उसके लहजे में हल्का सा शो ऑफ भी था। पार्टनर होना वाकई ग्रेट होता है, मानती हो ना? ज़ोबा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर हाई एंड माइटी ब्रैंडन ऐसी बातें भी कर सकता है। उसने मन में सोचा, मेरे पास पार्टनर नहीं है, पर इतना हट करना जरूरी था क्या? लेकिन कैथरीन और ब्रैंडन दोनों बड़े लोग थे, ज़ोबा उनको नाराज नहीं कर सकती थी। हाँ, बिल्कुल, आप लोग आराम से शो ऑफ करते रहो। कैथरीन ने सोचा था कि रोनन और बाकी लोग एटिकस पर नजर रखें, मगर ब्रैंडन के एक्सप्रेशन से साफ था कि उसने पहले ही सब अरेंज कर दिया था। इससे कैथरीन को और कुछ करने की जरूरत नहीं रही। ब्रैंडन ने कैथरीन को थका हुआ देखकर सबको वार्ड से बाहर भेज दिया, ताकि वो आराम कर सके। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात का अंधेरा गहराते ही मार्शल ने फर्गस के कमरे का दरवाजा खटखटाया। फर्गस दरवाजा खोलकर हैरान रह गया। मार्शल, इतनी रात को? क्या टीम के आगे बढ़ने की खुशी में नींद नहीं आ रही थी? ड्रिंक करने आए हो क्या? मार्शल के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। यार, मजाक छोड़ो, मैं परेशान हो रहा हूँ। अंदर चलो, थोड़ा एनालाइज करो मेरे साथ। आओ अंदर। फर्गस उसे कमरे में ले आया। मार्शल बैठ गया और फर्गस ने उसके लिए कॉफी डाली। फिर पूछा, क्या बात है? टीम आगे बढ़ गई, इतनी बड़ी खुशखबरी है। तुम खुश क्यों नहीं दिख रहे? मार्शल ने सीधे पूछा। फर्गस, तुम चैंपियन बनना चाहते हो? फर्गस उसके गंभीर टोन से थोड़ा घबरा गया। मार्शल को यूं घूरता देख उसके दिमाग में एक पल में सैकड़ों शक दौड़ गए। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने खुद को संभाला और हल्की ईर्ष्या के साथ मुस्कुराया। कौन नहीं बनना चाहेगा? बस मेरे पास मौका नहीं है। मार्शल ने उसकी असहजता को नजरअंदाज कर दिया। वह जोर से बोला, सही कहा, जो मुकाबला पसंद नहीं करते वो भी चैंपियनशिप चाहते हैं। और मैं तो पागल हूँ इसके लिए। ये सिर्फ कंपटीशन नहीं, ये बाइक कप है, साइंस की दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई। अगर मैं जीत गया तो जिंदगी भर के लिए नाम हो जाएगा। मार्शल की इंटेंसिटी देखकर फर्गस ने चैन की सांस ली। उसे डर था कि मार्शल को कुछ पता न चल गया हो, लेकिन अब लगा सब सुरक्षित है। फर्गस बोला, तुम्हारी टीम आगे बढ़ गई है, अगले राउंड में लड़ोगे ही।
फिर क्यों टेंशन? मार्शल ने लंबी सांस ली। हम दोनों जानते हैं कि ऑल्टोनियन टीम कितनी स्ट्रांग है, और अब कैथरीन बीमार है। कैसे न टेंशन लूं? तुम्हारे पास मालन है न? सुना है वो भी कैथरीन जितना टैलेंटेड है, फर्गस ने कहा। फर्गस मैच देख तो नहीं पाया था, लेकिन मालन के बारे में चारों तरफ बातें हो रही थी। मार्शल का चेहरा और उदास हो गया। वो कैथरीन जैसा नहीं है, उसके सामने तो नहीं ही। अगर कैथरीन खेल पाती तो शायद हम ऑल्टोनियन टीम को चुनौती दे पाते, लेकिन अगर मालन खेला तो पक्का हारेंगे। फर्गस के दिमाग में अचानक एक आइडिया चमका। मार्शल, उसकी झिझक मार्शल को और बेचैन कर गई। यार, इतने सालों से साथ हैं, कुछ कहना है तो सीधा कहो। फर्गस के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन चेहरे पर उसने गंभीरता बनाए रखी। मार्शल, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। मार्शल हैरान हुआ। हेल्प? कैसे? फर्गस ने धीरे से कहा। मेरे पास एक तरीका है जिससे कैथरीन खेल सकती है। ट्राई करोगे? मार्शल दंग रह गया। तुम्हारे पास तरीका है? क्या तुमने एंटीडोट बना लिया? कह सकते हो, कुछ हद तक, फर्गस ने जवाब दिया। मार्शल और बेचैन हो गया। कुछ हद तक मतलब? फर्गस ने उसे शांत रहने का इशारा किया और समझाने लगा। हाँ, मैंने एंटीडोट बनाया है, बस एक छोटा सा साइड इफेक्ट है। मार्शल के चेहरे पर चिंता देखकर फर्गस ने जल्दी से कहा, घबराओ मत, साइड इफेक्ट बहुत छोटा है। मैच के बाद कैथरीन कुछ दिनों तक ज्यादा सोएगी, बस इतना ही। मैं उसे देने की हिम्मत नहीं कर पाया, तुम जानते हो क्यों? कैथरीन के साथ मिस्टर डंकन है, वो ये रिस्क लेने नहीं देगा। लेकिन तुम उसके मेंटर हो, तुम जानते हो अगर कैथरीन ये चैंपियनशिप जीत ले तो उसका फ्यूचर कितना चमक जाएगा। मार्शल गहरी सोच में डूब गया। फर्गस ने तुरंत दबाव बनाया। मार्शल, मौका अभी है, देर मत करो। मार्शल ने गंभीर नजर से पूछा, साइड इफेक्ट सच में बस इतना ही है? फर्गस ने पूरी एक्टिंग के साथ कहा, जान देकर कहता हूँ, बस यही साइड इफेक्ट है। अंदर से वह खुशी से उछल रहा था। मार्शल, अगर तुम कैथरीन को ये रिस्क नहीं देना चाहते तो उसे खुद बताकर उसकी चॉइस पर छोड़ दो। बस ध्यान रखना, ये बात किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए। मार्शल ने सिर हिलाया। ओके, मैं कैथरीन से बात करूंगा, फिर तुम्हें जवाब दूंगा। रात बहुत देर हो चुकी थी, वार्ड की लाइट्स बंद थीं, बस हल्की सी रोशनी और रास्ते मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। अचानक अंधेरे में एक फुर्तीली परछाई उभरी। वो चुपके से बिस्तर की तरफ बढ़ी, लेकिन उसके हाथ बढ़ाने से पहले ही बिस्तर पर लेटा इंसान बिजली की तरह हरकत में आ गया। एक तेज हवा का झोंका, एक स्विफ्ट मूव, और घुसपैठिया पूरी तरह काबू में था। वो बचने की कोशिश कर ही रहा था कि कैथरीन ने पल भर में उसका हाथ मोड़कर उसे निष्क्रिय कर दिया। दर्द से मरोड़ते हुए वो चिल्ला उठा, कैथरीन, प्लीज, दोबारा नहीं करूंगा, कसम से। कैथरीन ने उसकी कॉलर पकड़ी और उसे उठाते हुए जोर से साइड में धक्का दे दिया। घुसपैठिया सीधा दीवार से टकराया और ऊपर लगा लाइट स्विच ऑन हो गया। अंधेरे कमरे में अचानक तेज रोशनी फैल गई। वो फर्श पर बैठा अपना दर्द से धड़कता हाथ पकड़े कैथरीन को घूर रहा था। कैथरीन, तुम बीमार नहीं हो, तुम्हारी इस हालत में तो स्पेशल फोर्सेस वाला भी तुम्हारे सामने टिक ना पाए। कैथरीन का चेहरा बिना भाव का था, उसकी ठंडी, शांत आंखें घुसपैठिए की रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थीं। उसने डरते डरते पूछा, कैथरीन, मेरा हाथ तो टूट गया, इनफ पनिशमेंट नहीं है क्या? कैथरीन ने उसे बस ठंडी नज़र से देखा और हाथ से हट जाने का इशारा किया। अगर वो इतने सालों से वफादार न होता तो कैथरीन उसे कब का खत्म कर चुकी होती। ये घुसपैठिया वॉन्टल्स था, हैकर अलायंस का को-मेंबर, ठीक वैसे ही जैसे विदॉल और ज़ोबा। वॉन्टल्स किसी मिशन से ऑल्टन आया था, लेकिन रास्ते में कैथरीन ने उसे इंटरसेप्ट कर लिया। बाद में उसे ज़ोबा से पता चला कि कैथरीन भी ऑल्टन में है। आमतौर पर लोगों से दूर रहने वाला वॉन्टल्स ज़ोबा का पीछा करते करते आखिरकार कैथरीन की जानकारी निकाल ही लाया। आज रात उसने ब्रैंडन के लगाए हुए गार्ड्स को चकमा दिया। ब्रैंडन अस्पताल में नहीं था और वॉन्टल्स बिना पकड़े अंदर घुसने में कामयाब हो गया। कैथरीन के बुलाने पर वॉन्टल्स अपना लटकता हुआ हाथ घसीटते हुए उसके पास आया। कैथरीन ने बिल्कुल बेझिझक उसका खिसका हुआ जोड़ वापस जगह पर जड़ दिया। वॉन्टल्स बचपन से ही ट्रेनिंग में पला था, उसने दर्द सहा, बस भौहें सिकुड़ी, लेकिन आवाज नहीं निकली। ठीक है, कैथरीन ने एक और धक्का दिया।
इस बार वॉन्टल्स तैयार था। वो गिरा नहीं, आराम से पास के सोफे पर बैठ गया। झड़प के दौरान उसने कैथरीन की हालत भांप ली थी। उसे लगा था कैथरीन की तबीयत आखिर कैसी है, पर लग रहा था बेवजह की फिक्र थी। कैथरीन बिल्कुल ठीक थी, कम से कम उसकी लड़ाई की शैली देखकर तो यही लग रहा था। कैथरीन ने सीधे पूछा, क्यों आए हो? अस्पताल पहुंचते ही वॉन्टल्स को समझ आया था कि कैथरीन ब्रैंडन के साथ है। डंकन फैमिली का वो प्रसिद्ध वारिस अब कैथरीन का आदमी बन चुका था। ये बात वॉन्टल्स को बेहद इंटरेस्टिंग लगी। उसने पूछा, कैथरीन, तुम्हारा मैन सच में ब्रैंडन है? कैथरीन ने ना हाँ कहा ना इनकार, और वॉन्टल्स के लिए इतना ही काफी था। जवाब सुनकर वो अविश्वास में आंखें फाड़कर देखने लगा। अगर हम अब एक ही साइड पर हैं, तो उसने मुझे खत्म करने की कोशिश क्यों की? ब्रैंडन के लोग उसे लगातार पीछा कर रहे थे। ऊपर से डंकन्स ने हैकर अलायंस के लीडर से एक खास काम भी मांगा था, जो थी कैथरीन खुद। वॉन्टल्स ने सोचा, क्या ये कोई नया तरह का पीडीए है? बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को काम देने के लिए इतना ड्रामा कर रहा है। कैथरीन ने शांत लहजे में कहा, उसे नहीं पता कि मैं हैकर अलायंस की लीडर हूँ। वॉन्टल्स अवाक रह गया। उसने कई बार चेक किया कि कैथरीन मजाक तो नहीं कर रही। आजकल के लोग कमाल कर देते हैं। कैथरीन, तुम नेक्स्ट लेवल हो। कैथरीन की आंखें संकीर्ण हो गईं। उसकी मौजूदगी ने हवा में ताकत भर दी। बस यही पूछने आए थे। कैथरीन का मूड भड़कते देख वॉन्टल्स तुरंत पीछे हट गया। उसने मजाक छोड़ दिया और असली कारण पर आया। कैथरीन, मैंने डंकन्स वाले टास्क की इन्वेस्टिगेशन की है। वो औरत बिना किसी निशान के गायब हो गई है। स्ट्रेंज है न? कैथरीन ने गंभीर होकर पूछा। मिसिंग इन एक्शन? हाँ, वॉन्टल्स ने कहा। चाहे कोई जिंदा हो या मरा, कुछ न कुछ निशान हमेशा छूटता है। हैकर अलायंस दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क है। कितने साल पुराने कंकाल भी ढूंढ निकालते हैं, लेकिन डंकन्स जिस औरत को खोज रहे थे, वो जैसे हवा में घुल गई हो। एक भी ट्रेस नहीं। वॉन्टल्स का दिमाग घूम रहा था। कैथरीन, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, उसने कहा। सुनते ही कैथरीन की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। वो ठीक जानती थी वॉन्टल्स किस जगह की बात कर रहा है, और अब समझ आया कि ब्रैंडन को हैकर अलायंस की लीडर की जरूरत क्यों थी। वो जगह वही थी जहां से अब तक सिर्फ कैथरीन ही जिंदा बाहर आई थी। कैथरीन ने कहा, इन्वेस्टिगेट करते रहो, मैं ये काम खत्म करके तुमसे संपर्क करूंगी। कैथरीन ने उसे जाने का इशारा किया ही था कि वॉन्टल्स कुछ और कहना चाहता था, लेकिन तभी उसने बाहर हल्की फुटस्टेप्स सुनी। एक पल भी बर्बाद ना करते हुए वो खिड़की की तरफ लपका। खिड़की आधी ही खुलती थी, साधारण इंसान उसमें से नहीं निकल सकता था। लेकिन वॉन्टल्स को फर्क नहीं पड़ा। साउथ ईस्ट एशियन गलियों में उसने एक बोन मैनिपुलेशन मास्टर से सालों ट्रेनिंग ली थी। उसने अपनी हड्डियां सिकोड़कर शरीर को बेहद पतला किया और एक झटके में खिड़की से बाहर कूदकर रात की अंधेरी में गायब हो गया। उसी समय वार्ड का दरवाजा खुला। ब्रैंडन अंदर आया, ऑफिस का काम निपटाकर सीधा यहाँ पहुंचा था। कैथरीन को देखते ही उसकी ठंडी आंखों में सॉफ्टनेस उतर आई। तुम आराम क्यों नहीं कर रही? कैथरीन ने जवाब नहीं दिया। उसने ब्रैंडन के कपड़ों पर लगी धूल और बाहर की ठंडक को महसूस किया और थोड़ा असंतोष से बोली, मैं ठीक हूँ, तुम्हें ऐसी जल्दी आने की जरूरत नहीं थी। ब्रैंडन हंस दिया। उसकी काली आंखों में एक खास चमक थी। मिस स्वॉन, काम पूरा होते ही लोगों को डिस्कार्ड करने का प्लान है क्या? कैथरीन ने उसे ठंडी नजर से देखा। पीपल। ब्रैंडन ने कोट उतार दिया, बाहर की ठंड को दूर करते हुए कैथरीन के पास आया और उसे हल्के से बाहों में खींच लिया। मैं यहाँ तुम्हारा साथ देने नहीं आया, मुझे तुम्हारी जरूरत थी। तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। इज दैट ओके? कैथरीन ने खुद को रोकना नहीं चाहा। ब्रैंडन ने उसे बाहों में ले ही लिया था। उसने उसके थोड़े से शेमलेस एक्सप्रेशन को देखकर हल्की सी बेबसी से मुस्कुराया। क्या बाहर की दुनिया जानती है कि वो एरोगेंट, कंपोज मिस्टर डंकन प्राइवेट में इतना शेमलेस भी होता है? ब्रैंडन ने शरारती मुस्कान दी। एकदम अलग, बिल्कुल उसके यूजुअल ठंडे और रूथलेस पर्सोना से अलग। दुनिया कुछ भी सोचे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पसंद हो, बस वो काफी है। वो करीब झुका। कैथरीन ने उसे हल्का सा धक्का देने की कोशिश की, पर ब्रैंडन ने पकड़ और मजबूत कर ली। उस लंबी रात में ब्रैंडन कैथरीन के पास ही सोया। जैसे ही काम पूरा हुआ, फर्गस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
एक्साइटमेंट इतनी थी कि उसने तुरंत एटिकस का नंबर मिला दिया। प्रोफेसर स्टर्लिंग, आपका दिया हुआ सारा काम पूरा हो गया है। अब आप मेरी पेमेंट अरेंज कर दीजिए, फर्गस ने पूछा। फर्गस की बात सुनकर एटिकस की नज़रों में एक हल्की सी नफरत चमक गई। वह बोला, प्रोफेसर लिंच, मैं आप पर भरोसा करता हूँ, लेकिन फैसला सिर्फ मेरा नहीं है। मुझे अपने बॉस को भी कुछ दिखाना होगा, तभी पेमेंट हो पाएगी, राइट? बस 2-4 दिन रुक जाए। सब कंफर्म होते ही मैं आपको पैसे वायर कर दूंगा। लेकिन फर्गस एटिकस के दिमाग की चाल लंबे समय से समझ चुका था। उससे पैसे निकलवाना आसान नहीं था। पूरी तैयारी के साथ फर्गस मुस्कुराया और बोला, प्रोफेसर स्टर्लिंग, जरा अपनी इनबॉक्स चेक कीजिए। शायद यही आपके बॉस को कन्विंस कर दे। फर्गस की बात सुनते ही एटिकस ने तुरंत अपना ईमेल खोला। उसमें एक वीडियो था और एक ब्लड रिपोर्ट। वीडियो छिपकर रिकॉर्ड किया गया था, कैथरीन को मार्शल की दी हुई दवा लेते हुए, और साथ में वही दवा लेने के बाद की उसकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। रिपोर्ट के नंबर्स देखते ही एटिकस के होंठों पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। यही तो वह चाहता था, आखिरकार उसे मनचाहा नतीजा मिल गया। फोन पर फर्गस की आवाज़ फिर गूंजी, हल्की सी धमकी लिए हुए, प्रोफेसर स्टर्लिंग, क्या ये सब आपके बॉस के लिए काफ़ी है? एटिकस ने तुरंत समझ लिया कि फर्गस का मकसद सिर्फ पैसा है। और पैसा एटिकस के लिए सबसे आसान चीज़ थी, खासकर जब यह उसके अपने जेब से नहीं जाना था। प्रोफेसर लिंच, निश्चिंत रहिए, आपका रिवॉर्ड जल्द ही आपके अकाउंट में होगा, एटिकस ने कहा। पैसा मिलना तय होते ही फर्गस ने खुश होकर फ़ोन काट दिया। लेकिन उसके दिल में कड़वाहट बरकरार थी। सालों से वह सीधी टक्कर से बचता आया था। चाहता था एक दिन अचानक उठकर सबको चौंका दे, लेकिन मार्शल ने उसका सारा स्पॉटलाइट छीन लिया। अब जब नाम नहीं मिल सकता, तो उसने सोचा, पैसा ही सही। फर्गस इसी के लिए मार्शल को दोष देता था। उसे लगता था मार्शल सिर्फ चैंपियनशिप जीतने के लालच में था, तभी तो ऐसी गलती कर बैठा। और फर्गस को कभी यकीन ही नहीं था कि सिर्फ कैथरीन के दम पर मार्शल की टीम ऑल्टोनियन टीम को हरा सकती है। दुनिया जानती थी कि ऑल्टोनियन टीम कितनी स्ट्रांग है। फर्गस को पूरा भरोसा था, सिर्फ कैथरीन के बल पर जीतना एक सपना मात्र था। फर्गस ने अपना काम साफ सुथरे तरीके से पूरा किया। एटिकस ने तुरंत उसका पेमेंट भी भेज दिया। फोन पर आए ट्रांसफर नोटिफिकेशन ने फर्गस का मूड और उठा दिया। पर तभी एटिकस की एक नया रिक्वेस्ट आ गई, मार्शल की टीम पर नज़र बनाए रखना और ज़रूरत पड़ने पर दखल देना। ये पढ़कर फर्गस हंस पड़ा। उसकी नज़र में एटिकस एक डरपोक इंसान था, जो हर चीज़ को लेकर घबराता रहता था। जब कैथरीन जैसी स्ट्रॉन्ग प्लेयर भी जाल में फंस गई थी, तो बाकी टीम तो उसके हिसाब से हवा हवाई थी। उसे एटिकस का चैंपियनशिप को लेकर डरना बिल्कुल मजाक लगता था। पर चूंकि एटिकस पैसा दिल खोलकर दे रहा था, फर्गस ने सोचा थोड़ा पूछताछ कर ही लेता हूँ। उसने अपनी ही टीम के एक मेंबर को फ़ोन लगाया और एमन व बाकी लोगों की हालत पूछी। अचानक कॉल आने से टीममेट को थोड़ा अजीब लगा, पर फर्गस के स्कूल इशू कहने पर उसे बात सामान्य लगी। प्रोफेसर लिंच, एमन और बाकी तो नॉर्मल ट्रेनिंग कर रहे हैं। बस वो जूनियर मालन थोड़ा बीमार है, कमरे में पड़ा है, उठने की हालत में भी नहीं, टीममेट ने बताया। फर्गस की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से पूछा, तुम लोग उसे देखने गए थे? हाँ, गए थे। वो सच में वीक है, खड़ा होना मुश्किल है, मैच तो बहुत दूर की बात है। अपनी खुशी छुपाते हुए फर्गस ने 2-4 औपचारिक बातें की और कॉल खत्म कर दिया। इसके बाद उसने तुरंत एटिकस को सारी जानकारी दे दी। अब तो आखिरी बैकअप भी खेल से बाहर था। फर्गस को बड़ा मजा आ रहा था। सोच रहा था, अब मार्शल क्या कर लेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हॉस्पिटल के कमरे में कैथरीन रिपोर्ट पर एक नज़र डाल रही थी और ब्रैंडन के लाए हुए फ्रूट्स आराम से खाती जा रही थी। उसका पूरा मूड खुश और रिलैक्स्ड था, लेकिन उसके बगल में बैठे मार्शल की हालत बिल्कुल उलट थी। मार्शल का मन बेहद परेशान था। वह कैथरीन जैसी शांति कभी नहीं रख पाता था। उसके सामने वह खुद को प्रोफेसर से ज्यादा एक अनाड़ी बच्चे जैसा महसूस करता। कभी कभी तो खुद से शर्म भी आती। कैथरीन, उसने धीरे से कहा। कैथरीन ने हाथ रोककर उसे देखा, फिर एक फल उठाकर उसकी ओर बढ़ाया। प्रोफेसर हार्टली, थोड़ा फ्रूट खाए, माइंड कूल हो जाएगा। मार्शल ने एक बाइट लिया और हैरान रह गया। इतना सिंपल सा फ्रूट इतना अच्छा कैसे लग सकता है। एक पल को तो वह अपना सवाल ही भूल गया। और तभी कैथरीन ने खुद ही बोल दिया,
प्रोफेसर हार्टली, सब सेटल हो गया। फर्गस वाले मामले में कैथरीन ने सब कुछ संभाल लिया था। कल का मैच पूरा होते ही यह चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, यही उसकी शांति का कारण था। अगर कोई और इस टोन में बोलता, मार्शल भड़क जाता, पर कैथरीन के साथ बात अलग थी। उसके वर्ड सुनते ही मार्शल के दिल का तनाव जैसे पिघल गया। वह कैथरीन को जानता था, अगर उसने कहा कि सब ठीक है, तो सच में ठीक ही होगा। मैं ज़रा हॉट शावर लेकर आराम कर लेता हूँ। तुम मटीरियल्स देखती रहना, मैं निकलता हूँ, मार्शल ने हाथ हिलाते हुए कहा। फल उसे पसंद आया देख, कैथरीन ने उसे कुछ फल साथ ले जाने को कह दिया। ब्रैंडन रोज ये फ्रूट्स भिजवा रहा था। कैथरीन अकेले खा नहीं पाती। मार्शल को पसंद आया तो ले ही जाए, उसने इतना सोचा भी नहीं। लेकिन होटल पहुंचते ही एग्रीकल्चरल साइंसेज इंस्टीट्यूट के कुछ एक्सपर्ट्स उसे मिले। उनकी नज़रें मार्शल के हाथ में पकड़े फ्रूट्स पर टिक गईं। मार्शल को ये थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ये लोग तो आमतौर पर ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते। पूछने पर पता चला कि ये फ्रूट्स जनिकोंग में विकसित की गई नई किस्में हैं, जिनकी कीमत आसमान छू रही है। उसने जो ग्रेप्स चट कर दिए थे, वो वहाँ एक एक दाना $100 में बिकते हैं। ये सुनकर मार्शल लगभग अपना जीभ काट बैठा। उसे याद आया उसने कितने ग्रेप्स निगल लिए थे, और तुरंत कैलकुलेशन किया, उसने तो अपने 1 महीने की सैलरी बराबर खा ली थी। सच्चाई जानकर वह मन ही मन बुदबुदाया, डैम कैपिटलिस्ट्स, जलवा है तुम्हारा। बहुत इंतजार के बाद आखिरकार बाइक कप का फाइनल शुरू हो गया, और लगातार कई सीजन से चैंपियन बनी ऑल्टन की एस टीम इवेंट के लिए होटल पहुंच चुकी थी। इस बार टीम की अगुवाई एटिकस कर रहा था। हाल ही में उसने ऑल्टन में कुछ धांसू रिसर्च प्रोजेक्ट से जबरदस्त नाम कमाया था। वैसे तो वह एलिनोज एकेडमी का गाइडिंग प्रोफेसर था, लेकिन कुछ समय पहले उसे वहां से निकाल दिया गया था। लोगों को लगा था कि एटिकस अब खत्म हो गया, लेकिन अचानक उसने कुछ जीनियस लेवल रिसर्च निकालकर पूरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। एस टीम के बड़े स्पॉन्सर्स की नज़र उस पर पड़ी, और देखते ही देखते वह एस टीम का नया मेंटर बन गया। इंडस्ट्री में लोग उससे बहुत उम्मीदें लगाए बैठे थे, उतनी ही उम्मीद जितनी उन्हें आज की एस टीम से थी। चाहे एक्सपर्ट जजेस हो या दर्शक, हर कोई मान चुका था कि एस टीम अपनी जीत का सिलसिला जारी रखेगी। पिछली 2 राउंड में स्टायर टीम का प्रदर्शन अच्छा रहा था, लेकिन वो बस आम टीमों के खिलाफ था। एस टीम जैसी टीम के सामने तो कोई भी टिक नहीं सकता था। सब जानते थे कि एस टीम कितनी जबरदस्त है, उनकी जीत में कोई शक नहीं था। लोग तो साफ कह रहे थे, पहले 2 राउंड में स्टायर टीम की किस्मत अच्छी थी, लेकिन आज वो किस्मत काम नहीं आएगी। कंपटीशन के चेयरमैन रिचर्ड फाइनल शुरू होने से पहले रूटीन की तरह हर टीम के रेस्टिंग रूम में जा रहे थे। जब वह स्टायर टीम के लाउंज में पहुंचे तो उन्होंने कैथरीन को देखा, एक कोने में चुपचाप बैठी हुई। उसके चेहरे को कैप ढंक रही थी, इसलिए उसे ठीक से देखा भी नहीं जा सकता था। हालांकि यह खबर बाहर नहीं गई थी, लेकिन चेयर होने की वजह से रिचर्ड सब जानता था। कैथरीन को स्टायर यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने जहर दिया था, और इसी वजह से वह दूसरे राउंड में नहीं आ पाई। उसे लगा था कि कैथरीन फाइनल में भी नहीं आएगी। आखिर उसने सुना था कि वह हॉस्पिटल में थी और बस 2 दिन पहले ही होश आया था, लेकिन आज वह यहाँ थी। कैथरीन के मामले में कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता था। कैथरीन, कैसी हो अब? रिचर्ड ने पूछा। आवाज सुनकर कैथरीन ने धीरे से आंखें खोली और कैप का किनारा उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी खामोशी रिचर्ड के लिए नई नहीं थी। वह पास की स्टूल पर बैठ गया। लगता है अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो, बस थोड़ी थकान है, कैथरीन ने हल्की आवाज में कहा। रिचर्ड ने गहरी सांस भरी। उसे किसी को इस तरह छिपकर जहर देने की हरकत से नफरत थी, पर इंडस्ट्री में ये पहली बार नहीं हुआ था। बड़ी ताकतों का दबाव इतना होता था कि वह भी कुछ नहीं कर सकता था। कैथरीन की कमजोर हालत देखकर उसका दिल बैठ गया। कैथरीन, एस टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनके कई सालों की जीतें सिर्फ ऑल्टन की ताकत नहीं, खुद उनकी काबिलियत का नतीजा हैं। इस टीम में दुनिया भर से चुने हुए बेस्ट प्लेयर्स थे। उनके सब्स्टिट्यूट्स तक किसी और टीम को लीड कर सकते थे। इसी ताकत ने उन्हें बार बार चैंपियन बनाया था। लेकिन कैथरीन एकदम शांत रही। उसकी आंखों में हल्की ठंडक उतर आई। आप कहना क्या चाहते हैं? रिचर्ड हिचकिचाया, फिर धीरे से बोला, कैथरीन, शायद तुम्हें विथड्रॉ कर लेना चाहिए। अगर कैथरीन अपनी पूरी क्षमता में होती, रिचर्ड बिना सोचे उसका साथ देता। इवन अगर हार भी जाते तो सम्मान से हारते। लेकिन अभी इस हालत में उसे लगा कैथरीन खुद को अननेसेसरीली पुश कर रही है।
इतनी बड़ी बीमारी से निकलकर ऐसे मैच में उतरना, वह नहीं चाहता था कि वह अपना शरीर दांव पर लगाए। रिचर्ड की बात सुनकर कैथरीन के होठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आई। आपको लगता है मैं हारने वाली हूँ? रिचर्ड सच बताना नहीं चाहता था, पर उसकी आंखें सब कह रही थीं, उसे जीत की उम्मीद बहुत कम थी। कैथरीन ने कुछ नहीं कहा। उसने कैप नीचे कर ली और वापस चुपचाप बैठ गई। रिचर्ड समझ गया उसे मनाना नामुमकिन है। कैथरीन एक बार फैसला कर ले तो दुनिया भी उसे नहीं रोक सकती। वह चुपचाप वहां से निकल गया। रिचर्ड के जाने के बाद मार्शल आया और सबको आज के मैच की जानकारी दी। कैथरीन खड़ी हुई और रेस्ट रूम की ओर चली गई। दरवाजे पर उसकी मुलाकात एक पुराने चेहरे से हुई। एटिकस सूट पहनकर वह फिर अपने पुराने घमंडी रूप में लौट आया था। उसके चेहरे पर एक निकृष्ट सी मुस्कान थी, जैसे पहले से वही खड़ा इंतजार कर रहा हो। उसने बड़ी बारीकी से कैथरीन को ऊपर नीचे देखा। कैथरीन, लॉन्ग टाइम नो सी। कैथरीन की नज़रें ठंडी थीं। ये खुशामदी बातें दोस्तों के लिए होती हैं, और तुम उस लायक हो नहीं। कैथरीन की बात ने उसे कटाक्ष में डुबो दिया, साफ साफ बता दिया कि वह दोस्त कहलाने की औकात भी नहीं रखता। एटिकस चल उठा। उसने गुस्सा निगल लिया, ये सोचकर कि कैथरीन बस अक्ल दिखा रही है। कैथरीन, अभी चाहे जितना बोल लो, एटिकस ने व्यंग्य से कहा, पर मैच खत्म होते ही आंसू ही मिलेंगे। लेकिन अगर इतनी बुरी तरह नहीं हारना चाहती तो एक रास्ता है। वह एक कदम आगे बढ़ा और पैर कैथरीन के सामने रखते हुए बोला, चलो यहाँ मेरे पैरों पर गिरकर मेरे सामने भीख मांगो। शायद मैं अपनी टीम से कह दूं कि तुम पर थोड़ा रहम कर दें। कैथरीन एकदम आगे बढ़ी। एटिकस को लगा वह सच में घुटनों पर गिरने वाली है, पर उसी पल कैथरीन ने अपना घुटना उठाया और पूरी ताकत से उसके ग्रोइन पर दे मारा। एटिकस का चेहरा घायल जानवर जैसा मरोड़ गया। कैथरीन उसके कान के पास झुककर फुसफुसाई, फक ऑफ। कुछ पल के लिए माहौल में खतरनाक सन्नाटा छा गया, और फिर एटिकस की चीखों ने रेस्टरूम को हिला दिया। कैथरीन ने अपने घुटने को झाड़ा, गुस्से से उसे जमीन पर तड़पते हुए देखा और बिना एक शब्द बोले वहां से निकल गई। उसके चेहरे पर ठंडापन था, एक तेज, डराने वाली आभा। अंदर ही अंदर वह सोचे जा रही थी, सच में ये लोग मुझे लेकर इतनी कॉन्फिडेंट हैं कि मैं हार जाऊंगी। ठीक है, अब जीतकर ही दिखाऊंगी, बस इन सब की सोच तोड़ने के लिए। मैच शुरू होने से ठीक पहले ब्रैंडन बैकस्टेज गया और कैथरीन को ढूंढ लिया। ना कोई पेप टॉक, ना कोई टेंशन, ना कोई घबराहट। वह बिल्कुल शांत था, जैसे क्लास से पहले अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया हो, हाथ में खाने से भरा एक बड़ा बॉक्स लेकर। उस बॉक्स में वो सब था जो कैथरीन को पसंद था, ब्रेड, फ्रूट्स और छोटे छोटे स्नैक्स। मैच शुरू होने में कुछ ही मिनट बचे थे और कैथरीन ने कुछ स्नैक्स उठाए और धीरे धीरे चबाती रही, बहुत ही आराम से। ब्रैंडन उसके पास ऐसे बैठा था जैसे चाहे दुनिया उलट जाए, वह हमेशा उसकी चुपचाप, बिना शोर किए, उसके साथ खड़ा रहेगा। उसी वक्त फोन वाइब्रेट हुआ। कॉल मार्शल का था। कैथरीन समझ गई वह उसे वापस बुलाने के लिए कॉल कर रहा था। उसने फोन नहीं उठाया। कैथरीन ने घड़ी पर नजर डाली, समय हो गया था। वह उठकर जाने ही वाली थी कि उसने ब्रैंडन से पूछा, तुम हैकर अलायंस के पास जा रहे हो? ब्रैंडन ने नरमी से उसकी तरफ देखा और हल्का सा सिर हिलाया। उसने बहुत पहले ही साफ कर दिया था, कैथरीन से वह कुछ नहीं छिपाएगा। जो भी वह पूछेगी सब बता देगा। वह आगे झुककर कैथरीन के बालों पर हाथ फेरता है, बहुत ही कोमलता से। तुम अपना मैच फोकस करो, खत्म होने के बाद मैं सब बता दूंगा। ओके, कैथरीन ने कहा और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। टीम के पास लौटते ही सभी फाइनल के स्टेज की तरफ बढ़ गए। असल में टीम के अंदर कैथरीन के फाइनल में उतरने को लेकर काफी नाराजगी थी। पिछली बार जब वायोला वेंस और एक सीनियर लड़के का अस्पताल में ज़ोबर से झगड़ा हुआ था, तभी से वायोला कैथरीन से चिढ़ी हुई थी। टीम में लौटते ही उसने सबके बीच कैथरीन के खिलाफ शिकायतें फैलानी शुरू कर दी और बातें बढ़ा चढ़ाकर बताईं। टीम को लगने लगा कि मार्शल कैथरीन के लिए बायस्ड है, कि वह उसे ही आगे लाना चाहता है। और जैसा होता है, बातें जंगल की आग की तरफ फैल गईं। मार्शल भी चुप रहा, कैथरीन भी चुप रही। जब कोई रोकने वाला न रहा, वायोला और बेखौफ हो गई। पहले कैथरीन की स्किल इतनी जबरदस्त थी कि सारी बातें वही दब जाती थी, टीम में उससे बेहतर कोई था ही नहीं। इसलिए मार्शल उसे प्रेफर करता था, ये सब मानते थे। लेकिन अब मालन था जिसने दूसरे राउंड में टीम को कमबैक दिलाकर जीत दिलाई थी।
और भले ही उसने कैथरीन के साथ कम्पीट नहीं किया था, टीम में लोग मानने लगे थे कि शायद वह उससे कम नहीं है। बैकअप होने से हवा का रुख बदल गया था। वायोला ने आग लगाई और माहौल जहरीला हो गया। मैच से पहले एक टीम मेंबर मार्शल के पास आया और बोला, प्रोफेसर हार्टली, मुझे लगता है कैथरीन अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रही। शायद ठीक भी नहीं हुई। क्यों न उसे मालन से रिप्लेस कर दें, टीम के लिए बेहतर होगा। ये सुनते ही मार्शल के दिल में जैसे कोई भारी चीज गिर गई। जिस टीम स्पिरिट पर उसे गर्व था, वह कहीं खो चुकी थी। एक ने बोलने की हिम्मत की और फिर बाकी भी उसी सुर में बोलने लगे। वायोला आगे बढ़ी और इशारों में नहीं, सीधे कैथरीन की तरफ उंगली उठाते हुए बोली, प्रोफेसर हार्टली, हम सब सोचते हैं कि मालन को खेलना चाहिए, टीम की इज्जत के लिए, उन सब के लिए जिन्होंने मेहनत की। क्या आप नहीं चाहते कि हम जीतें? विन शब्द ने बाकी लोगों का दिमाग घुमाया। कई लोग डगमगाने लगे। मार्शल होंठ भींचकर चुप रहा। साइड में खड़े एमन का गुस्सा आसमान छूने लगा। वह कैथरीन का साथ देना चाहता था, लेकिन उसे रोक लिया गया। कैथरीन चुपचाप खड़ी रही, चेहरे पर हल्की सी तिरछी मुस्कान। उसे साफ दिख रहा था, इंटरेस्ट आते ही रिश्ते, लॉयल्टी, सब कुछ बेमानी हो जाते हैं। और तब अमीलिया आगे बढ़ी। वह टीम में बैकअप की जिम्मेदारी संभालती थी, पर आज उसने सबकी सीमा तोड़ दी। वह वायोला के सामने जाकर चिल्लाई, क्यों न तुम ही मैच खेलने चली जाओ, ट्रॉफी भी तुम ही जीत लाना, हम सब ताली बजाएंगे। वायोला मुस्कुराई, सब जानते हैं तुम कैथरीन की चामची हो। सीधे मुंह पर ऐसी बात, पूरी टीम हक्की बक्की रह गई। अमीलिया कुछ पल सन रही, फिर उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। उसे समझ आ गया, जब फायदे की बात हो, लोग नकाब उतार ही देते हैं। और अगर नकाब उतर ही गए हैं, तो सच कहने में क्या बुराई। अमीलिया ने कैथरीन का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें पूरी टीम पर घूमी, घृणा और तिरस्कार से भरी हुई। कई लोग उसकी नजरों से बचते रहे, गिल्ट के कारण। फिर अमीलिया ने सब पर उंगली उठाए और दहाड़ते हुए कहा, दुनिया के टॉप स्टूडेंट्स हैं ना, पर असल में तुम सब परजीवी हो, लीचेस, दूसरों के दम पर जीने वाले। हम जिस लैब पर गर्व करते थे, वह तुम्हारी वजह से सड़ चुका है। टीम तमतमा गई। उन्हें एक बैकडोर एंट्री स्टूडेंट से ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं थी। लेकिन अमीलिया रुकी नहीं। वह वायोला की तरफ मुड़ी। हाँ, मैं कैथरीन की हूँ क्योंकि वह लायक है। तुम हो उसके बराबर नहीं, तो चुप रहो वरना खुद की बेइज्जती करोगी। वायोला बोलने की कोशिश कर ही रही थी कि अमीलिया ने उसे काट दिया। और तुम सब, किसी में हिम्मत है एक मैच अकेले निकालने की? नहीं, तो सही कहा, तुम सब लीचर्स ही हो। फिर उसकी आवाज़ धीमी हुई, पर हर शब्द चीरता हुआ। लैब में दाखिल होने से पहले उस ओथ वॉल को याद करो। साइंस बार बार असफल होकर सीखा जाता है, पर तुम दुनिया का बेस्ट रिसोर्स है, पर मेहनत जीरो। दूसरों पर निर्भर होकर क्रेडिट चाहिए। ये जीत तुम अपनी नहीं कह पाओगे। किस बात का गर्व? पूरी टीम सूनी नजरें झुकाकर खामोश खड़ी रह गई। पहली बार किसी ने उन्हें आईना दिखाया था। मार्शल, जो अब तक चुप था, धीमे धीमे आगे आया। उसका चेहरा थका हुआ था, जैसे एक ही पल में कई साल बूढ़ा हो गया हो। वह सबके सामने खड़ा हुआ और कांपती आवाज में बोला, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें गलत सिखाया। मेरी टीचिंग, मेरी गाइडेंस एक नाकामी थी। मार्शल की इस पब्लिक कन्फेशन ने सबको हिला कर रख दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा कह देगा। आखिर वो हमेशा अपनी टीम पर गर्व करने वाला इंसान था। सब एक दूसरे को देखते रहे, समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। एमन ने पहली बार मार्शल को इतना गुस्से में देखा था। प्रोफेसर हार्टली, एमन बोलने ही वाला था कि मार्शल ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। जब तुम लोगों की खेलने में दिलचस्पी ही नहीं है, तो इस फाइनल में उतरने का क्या मतलब? वैसे भी हम हारने वाले हैं, फिर क्यों मेहनत करें? सही कह रहा हूं ना? ये बात तीर की तरह चुभी। सबसे शर्मनाक चीज हारना नहीं, डर कर मैदान छोड़ देना होती है। मार्शल की बातें सुनकर सब हैरान रह गए। प्रोफेसर, सबकी आवाज एक साथ उठी। मार्शल ने कंधे सीधा किए और दृढ़ नजर से बोला, मैंने फैसला ले लिया है। इसके परिणाम मैं अकेले झेलूंगा। अगर कोई अपने दम पर मुकाबला जारी रखना चाहता है, तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। अपने दम पर? ये कोई मजाक था। वायोला ने कभी सोचा भी नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, कैथरीन को हटाना। स्टाफ बार बार आकर उन्हें स्टेज पर जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन मार्शल टस से मज नहीं हुआ। आखिरकार बहुत देर से चुप बैठी कैथरीन बोली,
जो लोग कंपटीशन पूरा करना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं। लोग हैरान थे, समझ नहीं पा रहे थे कि कैथरीन कहना क्या चाहती है। उसकी निगाह एमन पर गई। एमन, तुम अब भी खेलना चाहते हो? एमन ने हल्का सा झिझका, फिर मजबूती से खड़ा हो गया। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए सालों मेहनत की है। चाहे हार जाऊं, लेकिन इज्जत से हारूंगा। मैं इसलिए नहीं हारना चाहता कि मैं डर गया। उसके बोलते ही और भी लोग खड़े हो गए। वी आर इन। कैथरीन ने उन्हें देखा, गिना 8 लोग थे, खुद सहित। काफी हैं, चलो। एमन उलझ गया। कैथरीन, मतलब? कैथरीन ने बस इतना कहा, ज्यादा मत बोलो। फॉलो मी। मार्शल ने भी कहा। एमन, कैथरीन की सुनो। बस फिर सब कैथरीन के पीछे चल दिए। 8 लोगों की यह अधूरी टीम फाइनल स्टेज पर पहुंच गई। वायोला दंग रह गई। क्या कैथरीन पागल हो गई है? खुद की तो बेइज्जती कर ही रही है, औरों को भी साथ ले डूबी। अमीलिया ने ठंडे अंदाज में कहा, पागल या आखिरी दम तक लड़ने वाली। हम सब जानते हैं सच क्या है। और तुम्हारी कायरता कैथरीन की रेकलेसनेस से कहीं ज्यादा साफ दिखती है। यहाँ तक आकर पीछे हट जाना, वो भी लास्ट मिनट, क्या खूब। अमीलिया की बातें सुनकर बहुतों के दिल बैठ गए। डर ने उन्हें बांध रखा था। हारना तय था तो स्टेज पर जाकर हंसी क्यों बनवाएं। लेकिन अमीलिया अब इन कायरों से बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वो बाहर निकलकर कैथरीन के मैच देखने चली गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब कैथरीन और स्टायर टीम स्टेज पर पहुंची, सब चौंक गए। फाइनल के लिए एक लाइव कमेंटेटर मौजूद था, जिसने तुरंत कैमरा उनकी ओर घुमा दिया। स्टायर टीम, आपकी टीम का बाकी आधा हिस्सा कहाँ है? मैच शुरू होने में 1 मिनट से भी कम वक्त है। अगर वो नहीं पहुंचे तो आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, कमेंटेटर बोला। एमन आगे बढ़ा। यही हमारी पूरी टीम है। कमेंटेटर ने गिनकर देखा, सच में सिर्फ 8 लोग। सच में, बस इतने ही। स्टायर टीम की चुप्पी ही उसका जवाब थी। आप लोग डिफेंडिंग चैंपियन एस टीम से भिड़ रहे हैं, आपको लगता है इतने लोग काफी हैं? उसने ताना मारा। ये मजाक सबने समझ लिया, पूरी टीम होती तब भी एस टीम को हराना नामुमकिन था। 8 लोग, एक मजाक। लेकिन कैथरीन ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, पॉजिटिव। कमेंटेटर की आंखें फैल गईं। वो कैथरीन को चिढ़ाने के लिए बोला, इतना कॉन्फिडेंस किस बात का? कोई एडवांस स्ट्रैटेजी है? थोड़ा ट्रैश टॉक कर दो शायद। लेकिन कैथरीन ने बात मजाक में नहीं ली। उसने उससे माइक लिया और उसकी ठंडी नजरें सीधे एस टीम पर जा लगीं। बस 3 शब्द, यू आर डूम्ड। कमेंटेटर हक्का बक्का रह गया। कैथरीन माइक वापस देकर टीम के साथ ग्लास चेंबर में चली गई। कमेंटेटर को अब जाकर होश आया। माहौल हल्का करने के लिए उसने तंज कसा, स्टायर टीम का ह्यूमर अच्छा है। देखना है कैसे एस टीम डूम्ड होती है। और ऑडियंस हंसी से फट पड़ी। सबको पक्का भरोसा था, जीतेगा तो एस टीम ही। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मैच शुरू हुआ। टॉपिक देखकर एमन और बाकी लोग सन रह गए। सोचा था मुश्किल होगा, पर ये तो असंभव जैसा था। ऐसा टॉपिक सिर्फ एस टीम हल कर सकती थी। कैथरीन ने एक नज़र टॉपिक पर डाली, चैलेंजिंग था, पर उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। खड़े क्या हो, शुरू करो। मैं टास्क असाइन करती हूँ। सब काम पर लगो। एमन ने महसूस किया, कैथरीन ज्यादा बोलती नहीं, लेकिन जब बोलती है तो सब मान जाते हैं। वो जन्म से लीडर थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर एटिकस, जिसे अस्पताल भेजना था, उसे ढूंढकर व्हीलचेयर में स्टेज किनारे ला दिया गया था। वो जिद पर अड़ा था कि मैच देखेगा। उसे कैथरीन की हार अपनी आंखों से देखनी थी। जब उसने देखा कि कैथरीन सिर्फ 7 लोगों के साथ आई है, वो ठहाके लगाकर हंस पड़ा। मैं सोच रहा था कैथरीन के पास कुछ सीक्रेट वेपन्स होंगे और यहाँ उसकी टीम ही पूरी नहीं। वो मेरी टीम को कैसे हराएगी? हार तो पक्की है, अब बस विक्ट्री बेल का इंतजार है। मैच आधा ही हुआ था कि एस टीम पूरे रास्ते आगे बनी हुई थी, जबकि स्टायर टीम अभी भी शुरुआती स्टेप समझने में ही लगी थी। कोई चमत्कार नहीं होने वाला था। इस रफ्तार से तो स्टायर टीम की हार तय थी, लेकिन कैथरीन की लीडरशिप में टीम को जैसे आने वाली हार दिखी नहीं रही थी। वो बिना घबराहट, बिना डिस्ट्रैक्शन के एक एक स्टेप पूरी शांति से कर रहे थे, मानो बाहर की दुनिया उनसे जुड़ी ही न हो। ऑडियंस का इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगा। एक ऐसा गेम जिसमें सस्पेंस ही न हो, वो भला देखने में क्या मजा। एस टीम के मेंटर एटिकस तो ग्लोबल कैमरा के सामने ही नींद लेने लग गया। एक तरह से ये उसका स्टायर टीम को सीधा सीधा अपमान था।
एस टीम के सदस्य भी स्टायर टीम को घास डालने के मूड में नहीं थे, लेकिन जॉविल टीम की तरह वो केयरलेस नहीं थे। ये उनके लिए बड़ा मौका था। उनका मुकाबला स्टायर टीम से नहीं था, खुद से था। इसलिए वो पूरे गेम में लेजर फोकस्ड रहे। जैसे जैसे खेल खत्म होने के करीब आया, एस टीम ने सबसे पहले अपनी एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट पूरा किया। उन्होंने विक्ट्री बेल बजाई और हैरानी की बात, स्टायर टीम ने भी बेल बजा दी। आवाज गूंजी तो सब चौंक गए। लोग एस टीम की शानदार परफॉर्मेंस में इतने खोए थे कि स्टायर टीम की तरफ देखा ही नहीं। किसी ने नोटिस भी नहीं किया कि वो कब पूरा कर चुके थे। दोनों टीमों ने कंप्लीशन अनाउंस कर दिया। जजेस ने आदेश दिया कि दोनों अपने रिजल्ट सबमिट करें और जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा। एस टीम के लोग तो पहले से जश्न मना रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि बाइक कप फिर उन्हीं का है। ऑडियंस की नज़र में भी मैच खत्म हो चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एटिकस अपनी टीम के साथ हंसता हुआ कैथरीन की ओर देख रहा था। कैथरीन, वो तंज कसते हुए बोला, जब मैं तुम्हें स्टायर यूनिवर्सिटी में मिला था तो तुम्हारी एबिलिटी से बहुत प्रभावित हुआ था। अगर तुमने पहले मेरी बात मानी होती तो आज इस टीम की सदस्य होती, बाइक कप की चैंपियन बनकर खड़ी होती। लेकिन तुम हमेशा जिद्दी और नाफरमान रही हो और अब इसकी कीमत चुकाओगी। कैथरीन शांत होकर बेंच पर बैठी रही। उसकी नज़र एटिकस पर थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक भी शब्द बोलने की इच्छा नहीं थी। लेकिन एटिकस तो जैसे समझने के लिए बना ही नहीं था। कैथरीन, पहले तुम कितनी एरोगेंट हुआ करती थी और अब बोलती क्यों नहीं? वो फिर चुभता हुआ बोला, अगर तुम अभी मुझसे माफ़ी मांग लो और अपने पुराने व्यवहार पर ईमानदारी से पछताओ तो शायद मैं तुम्हारे लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिख दूँ। तुम्हें इस टीम की सब्स्टिट्यूट सदस्य के रूप में ले लूँ। सोच लो। ये सुनकर चारों तरफ लोग कैथरीन को घूरने लगे, ईर्ष्या से भरी नज़रों के साथ। वैज्ञानिक दुनिया में इस टीम में शामिल होना कई लोगों का अल्टीमेट गोल था। वहाँ दुनिया के सबसे एडवांस प्रोजेक्ट्स होते थे, सबसे टॉप की लैब, सबसे फ्यूचरिस्टिक उपकरण। इस टीम के छात्र लिटरली साइंस की पिरामिड के टॉप पर माने जाते थे। वायोला, जिसने कैथरीन को मालन से रिप्लेस करने का सुझाव दिया था, ये सब सुनकर तिलमिला उठी। वो समझ ही नहीं पाती थी कि दुनिया कैथरीन को इतना क्यों सराहती है। उसकी नज़रों में कैथरीन इसकी हकदार ही नहीं थी। जैसे जैसे वो सोचती गई, उसका जेलसी बढ़ता गया। उसने बगल में खड़े लोगों से फुसफुसाते हुए कहा, अब समझ आया क्यों कैथरीन हार जानने के बाद भी खेल खत्म करना चाहती थी। इस टीम के मेंटर को इम्प्रेस करके वहां एंट्री लेना चाहती थी। पूरी टीम को गिरवी रखकर खुद का फायदा उठाना चाहती है। स्टायर टीम की इंसल्ट की असली वजह वही है। वायोला के ये जहरीले शब्द सुनकर कई लोगों का नजरिया जेलसी से बदलकर नफरत में बदलने लगा। लोग सवाल करने लगे, अगर कैथरीन हार गई तब भी उसे इस टीम क्यों बुला रहे हैं? और फिर उन्हें लगा वायोला ने सच कह दिया है। भीड़ में असंतोष बढ़ने लगा, लेकिन कैथरीन बिल्कुल शांत, मानो उसका बाहरी दुनिया से कोई रिश्ता ही न हो। वायोला और भड़क गई। उसने उंगली कैथरीन की तरफ उठाई। चुप क्यों हो? गिल्टी फील कर रही हो? कहाँ गई तुम्हारी वो एरोगेंस? अमीलिया अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो उठकर वायोला को जवाब देने वाली थी कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई, मैं सोच रहा था दरवाजे पर कोई गाय रंभा रही है और अब पता चला कि वो तुम ही हो। रोनन हाथ बांधे चलते हुए सामने आया। उसके आगे ब्रैंडन था, चुप और कैथरीन की तरह ही एक्सप्रेशनलेस। रोनन की बात सुनते ही वायोला का चेहरा लाल हो गया। पब्लिक में उसे गाय कहना सीधा अपमान। गुस्सा दबाते हुए वो बोली, तुम लोग कैथरीन के साथ ही हो, इसलिए मुझे चिढ़ा रहे हो ताकि उसकी इंसल्ट छुपा सको। ये बहुत लो है। रोनन ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। उसने अमीलिया के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, अमीलिया, तुम्हें पता है हैव अ काउ का क्या मतलब होता है? अमीलिया चौंकी। रोनन ने वायोला की ओर इशारा किया, वो तुम्हें प्रैक्टिकली डेमो दे रही है। अमीलिया जोर से हंस पड़ी। वायोला तमतमा गई। हाउ डरे यू? फायदा न होते देख वायोला मार्शल की ओर मुड़ी। प्रोफेसर हार्टली, आप देख रहे हैं रोनन कितना डिस्गस्टिंग बिहेवियर कर रहा है। उसे स्टायर यूनिवर्सिटी में रहने का हक नहीं है। मार्शल ने उसे एक नज़र तक नहीं दिया। जवाब साफ था, वो उसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। वायोला कुछ और बोलती कि तभी ब्रैंडन ने उसे रोक दिया। और तुम में इतनी हिम्मत कैसे आए यहाँ खड़े होकर चिल्लाने की, जबकि तुमने खुद अपने टीममेट्स को इंटरेस्ट के बदले बेच दिया था।
सब चौंक गए। ब्रैंडन अचानक ऐसा क्यों बोल रहा था? वायोला की बेचैनी साफ दिख रही थी, जबकि ब्रैंडन ने अभी कुछ भी डिटेल बताया नहीं था। क्या मतलब है तुम्हारा? वायोला कांपती आवाज में पूछी। ब्रैंडन ने उसे देखकर भी नहीं बोला। तभी पैक्सटन आगे आया और बोला, मिस्टर डंकन ने अभी कुछ बताया ही नहीं, और तुम इतनी जल्दी कन्फेस करने क्यों लगी? वायोला गुस्से से कांप उठी और जोर जोर से कैथरीन पर इल्जाम लगाने लगी कि वो दूसरों के साथ मिलकर उसे तंग कर रही है। लेकिन पैक्सटन ने भी उसे भाव नहीं दिया। ब्रैंडन और कैथरीन की तो बात ही छोड़ो। पैक्सटन ने तिरछी नजर डालकर कहा, क्यों भौंक रही हो ऐसे? इतनी जल्दी में हो शक दूर करने की? हमने तो अभी बताया भी नहीं कि तुमने टीम को बेचकर एक लैब का ऑफर लिया था। झूठ! ये तो बेहुदा आरोप है। वायोला चिल्लाई, गुस्से से थरथराती हुई। लेकिन अगले ही सेकंड पैक्सटन ने सबसे सीधी और पक्की एविडेंस सबके सामने उछाल दी। उसने कागजों को हवा में फेंका, जैसे बर्फ के फाहे गिर रहे हों। सब लोग उन्हें पकड़ने के लिए भागे, पर अब सच किसी से नहीं छुप सकता था। सामने आए इस कड़े सच ने वायोला का घमंड तोड़ दिया। वो डर के मारे चीख उठी, ये सब साजिश है। तुमने मुझे फंसाया है। लेकिन वहां मौजूद लोग बेवकूफ नहीं थे। सबको साफ समझ आ गया कि ये फंसाना नहीं, असली सच था। पैक्सटन ने उन छात्रों की तरफ देखा जो अभी तक वायोला के उकसावे में आकर कैथरीन के खिलाफ बोल रहे थे। उसने ताना मारा, वाह, खुद को जीनियस कहते हो और एक लड़की की बातों में ऐसे नाचते हो। उसकी बात मानो ठंडे पानी की बाल्टी थी। अभी तक शोर मचाने वाले सब लोग अब गुस्से से वायोला को घूर रहे थे, मानो उसे फाड़ ही देंगे। हर तरफ से मांग उठने लगी कि प्रोफेसर हार्टली उसे सजा दें। मार्शल पहले ही टूट चुके थे और बार बार पूछे जाने पर उनका सब्र जवाब दे गया। उन्होंने वायोला की तरफ देखा, निराश, बिखरे हुए। वायोला घबरा कर बोली, प्रोफेसर हार्टली, प्लीज। मार्शल ने भारी सांस ली। जब तुम हमारे लैब में रहना ही नहीं चाहती, तो तुम्हारा जाना ही सही है। सबके मजाक और मार्शल की नाराजगी के बीच वायोला की सारी नकली मासूमियत खत्म हो गई। वह गुर्राई, ठीक है, अब और ड्रामा की जरूरत नहीं, और वो पलटकर जाने लगी। रोनन उसे रोकना चाहता था, लेकिन पैक्सटन ने उसका हाथ पकड़ लिया। रोनन ने चौंककर पूछा, तुम उसे ऐसे जाने दोगे? पैक्सटन शांत था। क्या तुम्हें लगता है मिस्टर डंकन उन लोगों को छोड़ देंगे जो मिस वॉन पर कीचड़ फेंके? रोनन ठहर गया। ये बात सही थी, ब्रैंडन ताकतवर भी था और कैथरीन को लेकर बेहद प्रोटेक्टिव। वायोला ने जो किया था उसकी कीमत उसे भारी पड़ेगी। लेकिन रोनन के मन में एक और सवाल उठा, कैथरीन आज इतनी चुप क्यों है? कैथरीन बहुत देर से शांत बैठी थी और ब्रैंडन उसके पास खड़ा, जैसे पहरा दे रहा हो। तभी अचानक कैथरीन ने सिर उठाया, उसकी फीकी आंखों में चमक लौट आई। मुझे समझ आ गया। ब्रैंडन ने पूछा, क्या? कैथरीन ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, हमारी एक्सपेरिमेंट की फेलियर का असली कारण मुझे मिल गया। मुझे पता है टेक्निकल ब्रेक थ्रू कैसे करना है। ब्रैंडन समझ गया, कैथरीन माइक्रोचिप एक्सपेरिमेंट पर महीनों से लगी थी। दुनिया भर के टॉप लैब्स इस पर काम कर रहे थे और कोई सफल नहीं था। इतनी एक्साइटेड होना दर्शाता था कि उसने कुछ बड़ा खोज लिया है। ब्रैंडन ने उसके बालों पर हाथ फेरा और नर्म आवाज में कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैथरीन ने शान से भौं उठाए। नॉट बैड, राइट। कंपटीशन में एक्सपेरिमेंट करते वक्त इंस्पिरेशन मिली। वेल डन, ब्रैंडन ने मुस्कुराकर कहा। लोग समझ रहे थे कि कैथरीन हार की वजह से दुखी बैठी है, लेकिन ब्रैंडन जानता था वो एक बार किसी सोच में डूब जाए तो दुनिया जहान की आवाजें उसे छू भी नहीं सकती। मार्शल ने कैथरीन की बात सुनी तो वो भी चौकस हो गए। वो उससे डिटेल पूछने ही वाले थे कि उसी वक्त मंच से शोर उठा। होस्ट परिणाम बताने आ गया था और उसने घोषणा की, स्टायर टीम को बाइक कप चैलेंज का चैंपियन घोषित किया जाता है। मार्शल स्तब्ध रह गए। उन्होंने छात्रों की तरफ देखा। मैंने गलत तो नहीं सुना? हम जीत गए। चारों ओर से आवाजें आईं। हाँ, प्रोफेसर हार्टली, उन्होंने स्टायर टीम कहा। हम जीत गए, स्टायर टीम वॉन। लेकिन घोषणा के बाद खुशी नहीं, चारों तरफ सनसनी फैल गई। शक, सवाल, डिसबिलीफ। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि स्टायर टीम एस टीम को हरा देगी। आर्टिकस खड़ा हुआ और गुस्से में अपनी टोपी जमीन पर दे मारी। ये कैसे हो सकता है? स्टायर टीम तो कचरा है। जरूर कोई गड़बड़ हुई है, पर ऑल्टन जैसे मजबूत देश में, जहां एस टीम होस्ट थी, चीटिंग करना असंभव था।
शोर बढ़ने पर रिचर्ड गुडमैन, कॉम्पिटिशन कमेटी के चेयरमैन, मंच पर आए। उन्होंने इस टीम के कैप्टन को बुलाया और स्टायर टीम का एक्सपेरिमेंट रिव्यू करने कहा। कुछ देर बाद कैप्टन वापस लौटा, चेहरा झुका हुआ, हाथ में माइक। उसने भारी आवाज में कहा, मैं मानना नहीं चाहता, लेकिन हम हार गए। इस टीम के कैप्टन का मान जाना ये बताने के लिए काफी था कि स्टायर टीम कितनी मजबूत थी। सही कहे तो कैथरीन कितनी मजबूत थी। एटिकस ये सच्चाई झेल नहीं पाया। वो स्टेज पर दौड़ गया, कैप्टन की कॉलर पकड़ ली। बेवकूफ, पता भी है क्या बोल रहे हो? हम हार कैसे सकते हैं? कैप्टन भी अब चुप नहीं रहा। वो एटिकस को धक्का देकर बोला, जो हो गया सो हो गया। प्रॉब्लम है तो खुद जाकर एक्सपेरिमेंट कर लो। अब एटिकस गुस्से में एक पागल जोकर की तरह लग रहा था। नो, ये पॉसिबल नहीं। लेकिन अब निर्णय तय हो चुका था। रिजल्ट अनाउंस हो चुका था। इस टीम ने भी उसे कंफर्म कर दिया था। चैंपियन स्टायर टीम ही थी। दूर खड़े एमन अब भी शॉक में थे। वो कैथरीन की तरफ टकटकी लगाए बुदबुदाए, कैथरीन, क्या तुम गॉड हो? कैथरीन कोई गॉड नहीं थी, लेकिन जो उसने किया वो किसी चमत्कार से कम भी नहीं था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि स्टायर टीम, जो इस टीम के सामने कमजोर और कम लोगों वाली लग रही थी, वो चैंपियनशिप जीत जाएगी। वायोला की बातों में आकर जिन लोगों ने बीच में ही खेल छोड़ दिया था, अब वही लोग पछता रहे थे। उन्होंने मशहूर होने का मौका खुद ही गंवा दिया था। मार्शल की आंखें खुशी के आंसुओं से भर आईं। पहले वो खुद को असफल शिक्षक समझ रहे थे, पर कैथरीन ने उनका अंधेरा आसमान रोशनी से भर दिया। वो उसे दिल से शुक्रिया कहना चाहते थे, लेकिन जब मार्शल होश में आए और कैथरीन को ढूंढे, वो मंच से जा रही थी। कैथरीन, कहाँ जा रही हो? अभी तुम्हें मंच पर जाकर अवार्ड लेना है, मार्शल ने पुकारा। लैब में जा रही हूँ, कैथरीन ने बिना मुड़े जवाब दिया। उसकी परछाई को जाता हुआ देखकर मार्शल की आवाज में गर्व छलक पड़ा। कैथरीन को न पुरस्कार से मतलब है, न फेम से, उसके मन में बस एक्सपेरिमेंट है। यही असली रिसर्चर का गुण होता है, समझे तुम लोग? मार्शल की बात सुनकर कई छात्रों ने सिर झुका लिया। उन्हें अपनी अक्ल और अपने फैसलों पर शर्म आ रही थी। आज तक वो यह नहीं समझ पाए थे कि असल में बेवकूफ और नासमझ कौन था। दूर खड़ा एमन कैथरीन को देख रहा था। उसे अब कैथरीन और भी महान लग रही थी। इतने में एक एक्साइटेड आवाज गूंजी, हम चैंपियन हैं। मालन वहां पहुंच चुका था। एमन तुरंत उसकी तरफ बढ़ा और उसे दिलासा देने लगा, मालन, उदास मत होना। तुम फाइनल्स में नहीं आ पाए, लेकिन तुम टैलेंटेड हो, तुम बहुत आगे जाओगे। मुझे तुम पर भरोसा है। एमन इतना मालन पर ध्यान दे रहा था कि उसने मार्शल के चेहरे का बदलता रंग देखा ही नहीं। मालन ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी एमन, मैं बिल्कुल डाउन नहीं हूँ। मुझे अपनी कैपेबिलिटी पता है, और मैं बहुत खुश और प्राउड हूँ कि हमारी टीम जीत गई। एमन ने मालन को गौर से देखा, उसकी मासूमियत, उसकी सच्ची मुस्कान, एमन के दिल में मालन की इज्जत और बढ़ गई। मालन और कैथरीन दोनों ही फेम से परे हैं, उसने सोचा। लेकिन मार्शल अब और राज नहीं छुपा सकते थे। उन्होंने गला साफ किया, सुनो, एक बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए। सबके कान खड़े हो गए। टीम के कुछ सदस्य उनके पास जमा हो गए। मार्शल ने पहले उन्हें चुप रहने और बात गुप्त रखने को कहा, फिर बोले, दूसरे राउंड के मैच में जिसे तुम मालन समझ रहे थे, वो असल में कैथरीन थी। वो मालन बनकर खेली थी। सुनते ही सब हक्के बक्के रह गए। ये तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। कैथरीन डिस्गाइज में मैच खेलेगी? क्यों, किस लिए? सब पूछना चाहते थे, पर मार्शल ने हाथ उठा दिया। ये पूछने का तुम्हें हक नहीं। इतने साल लैब में रहकर भी टॉप सीक्रेट नहीं समझते। ये ऊपर वालों का फैसला था, और इस पर सवाल नहीं उठाए जाते। सब चुप रह गए। एक बात साफ थी, लैब की सबसे बेहतरीन रिसर्चर आज भी कैथरीन ही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। होटल में बैठा फर्गस जब ये खबर देख रहा था, उसे ऐसा झटका लगा कि उसके हाथ से ग्लास गिरकर टूट गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कैथरीन मंच पर थी, वो जीती भी। ये कैसे हो सकता था? उसी समय उसका फोन बजा। उसने बिना सोचे उठाया। फोन पर एटिकस की गुस्से से भरी आवाज दहाड़ रही थी, फर्गस, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम बचे नहीं हो। एटिकस की आवाज सुनकर फर्गस को समझ आया कि मामला कितना खतरनाक है। वो हड़बड़ाकर बोला, प्रोफेसर स्टर्लिंग, मेरी बात सुनिए। मैंने सच में कैथरीन को मेडिसिन दी थी। मैं कसम खाता हूँ।
मैं झूठ बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। तो फिर बताओ, वो फाइनल्स तक पहुंच कैसे गई? आटिकस गुर्राया। फर्गस ने मेडिसन में ऐसी छेड़छाड़ की थी कि कैथरीन मैच तो खेल पाए, पर बीच में कोमा में चली जाए, लेकिन सब उल्टा हो गया। कैसे? ये बात उसे खुद नहीं पता थी। आई डोंट नो प्रोफेसर, आई स्वेयर, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, फर्गस कांपते हुए बोला। आटिकस चीखता रहा, मुझे बेवकूफ बना रहे हो, इसकी कीमत चुकाओगे। और उसने फोन काट दिया। फर्गस ने फोन को घूरा, पूरी तरह टूट चुका था। आटिकस उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उसके पास बस एक रास्ता था, भाग जाना। उसके खाते में इतना पैसा था कि वो आराम से गायब होकर कहीं भी जिंदगी गुजार सकता था। वो पैकिंग करने लगा, तभी दरवाजे की घंटी बजी। रूम सर्विस। प्रोफेसर लिंच, योर मील। फर्गस समझा अभी थोड़ा वक्त है। उसने दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, काले सूट्स में कई आदमी अंदर घुसे और उसे जमीन पर गिराकर दबोच लिया। फर्गस चीखा, ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? उसी वक्त एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी। फर्गस, तुमने मुझे निराश किया है। फर्गस ने ऊपर देखा, मार्शल सामने खड़े थे। उनके साथ बाइक कप टीम के कई सीनियर लीडर्स भी थे। मार्शल ने कड़े स्वर में कहा, अब और झूठ मत बोलो। मैं तुम्हें मौका दे चुका था। तुम्हारी लालच ने ही तुम्हें बर्बाद किया। कैथरीन को शुरू से पता था तुमने क्या किया। तुमने खुद अपने लिए जाल बुना। फर्गस की आंखें फटी रह गईं। तो कैथरीन को सब पता था। उसने तो उसे बेवकूफ़ बनाया, न कि वो कैथरीन को। फर्गस हकलाया, तो आप और कैथरीन ने मुझे फंसाने का नाटक किया। आपने कहा था कि चैंपियनशिप जीतने के लिए कुछ भी करोगे, क्या वो भी झूठ था? मार्शल ने सख्त आवाज में कहा, किसी ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। ये तुम्हारे ही कर्मों की सजा है। अगर तुमने कैथरीन को जहरीली दवा देने की साजिश न रची होती तो आज ये हालत न होती। फर्गस के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वो चुपचाप अपनी किस्मत स्वीकार कर चुका था। ब्रैंडन ठीक शाम 6 बजे लैब के दरवाजे पर पहुंचा। अंदर से नॉब की आवाज आते ही कैथरीन ने अपना एक्सपेरिमेंट रोक दिया। बिना देखे ही उसे पता था इस वक्त उसे डिस्टर्ब करने की हिम्मत सिर्फ एक ही आदमी रखता था। उसके जैसा प्रिंसिपल्स वाला और इतने पेशेंस वाला कोई नहीं था। कैथरीन ने जल्दी से एक्सपेरिमेंटल डेटा सेव किया और कंप्यूटर शट डाउन कर दिया। एक्सपेरिमेंट अर्जेंट नहीं था। कंपटीशन में अभी अभी उसे नई इंस्पिरेशन मिली थी, एकदम ब्रेक थ्रू जैसा। उसने बाकी डेटा रॉज को ट्रांसफर करके उसे स्कॉट के साथ आगे की स्टडी जारी रखने को कह दिया। सब समेटकर वो मुड़ी और डॉफ्रेम से टिके हुए उस आदमी को देखा। लेट्स गो, उसने कहा। ब्रैंडन ने उसकी पतली कमर पकड़कर उसके कान के पास फुसफुसाया, आउटसाइड खाना है या घर चलें? कैथरीन के पास संभालने के लिए बहुत काम थे। सफर पर ज्यादा टाइम वेस्ट करना उसे पसंद नहीं था। आउटसाइड ही कुछ जल्दी खा लेते हैं, उसने कामली कहा। उसके उस कोल्ड एक्सप्रेशन को देखकर ब्रैंडन समझ गया वो किस मूड में है और आज रात क्या होने वाला है। उसने पैक्सटन को कॉल करके कैथरीन की पसंद का रेस्टोरेंट अरेंज करने को कहा और खाना पहले से ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर बाद दोनों वहां पहुंचे। आज फाइन डाइनिंग एंजॉय करने का टाइम नहीं था। दोनों ने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और वापस काम में आ गए। काम में ही पैक्सटन ने ताज़ा अपडेट दिया। मिस्टर डंकन, आटिकस लोकेट हो चुका है। क्या अभी चलते हैं? ब्रैंडन ने बगल में बैठी कैथरीन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक भी इमोशन नहीं था। उसने सिर हिलाया। पैक्सटन ने तुरंत ड्राइवर को आगे बढ़ने को कहा। आटिकस के होटल रूम के बाहर उसके लोग पहले से तैनात थे। आज आटिकस के पास भागने का कोई चांस नहीं था। आटिकस अभी भी मैच की हार में डूबा हुआ था। अभी अभी उसे एस टीम का मेंटर बनाया गया था और फाइनल्स में सामने थी स्टायर टीम, जो पहले कभी टॉप 3 तक भी मुश्किल से पहुंच पाई थी। लेकिन हार तो हार होती है। अब सारे लोग उसी को इनकेपेबल कह रहे थे, उसी को ब्लेम कर रहे थे कि उसी ने टीम को डुबो दिया। यूनिवर्सिटी ने कॉन्ट्रैक्ट भी काट दिया था और ऊपर से भारी भरकम कॉम्पेंसेशन भी मांगा। आटिकस सोचा, गेम हार गया, कैथरीन को भी खत्म नहीं कर पाया, कॉम्पेंसेशन कैसे दूं? कभी प्राउड हुआ करता था और आज मैं ही सबकी नज़रों में गिर चुका हूँ। ये सब कैथरीन की वजह से है। अगर वो बीच में नहीं आती तो मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। ये सोचते सोचते वो और भड़क गया। उसने गुस्से में वाइन बॉटल दीवार पर दे मारी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। कैथरीन को इस सब की कीमत चुकानी ही होगी।
वो घूरता हुआ इमेजिन कर रहा था कैथरीन उसके सामने खड़ी है, और उस इमेजिनेशन पर उसने दहाड़ कर कहा, कैथरीन, यू वेट एंड सी। अगले ही सेकंड धड़ाम, दरवाजा किसी ने बाहर से लात मारकर तोड़ दिया। वो इंसान जिसे अभी तक वो इमेजिनरी समझ रहा था, सचमुच सामने खड़ी थी। कैथरीन ने ऊपर देखा और हल्की सी डरावनी मुस्कान दी। उसकी ठंडी नजरें सीधे एटिकस पर गिरीं। प्रोफेसर स्टर्लिंग, क्या मुझे ढूंढ रहे थे? एटिकस ने खुद को पिंच किया। ये नशे की हेलुसिनेशन नहीं थी, वो सच में आई थी। सुधाने पर उसका खून जम गया। वो डर के मारे पीछे गिर पड़ा। तुम यहाँ क्यों आए हो? कैथरीन ने तिरछी हंसी दी। उसे ऊपर नीचे देखते हुए बोली, मे बी क्योंकि तुम मेरे बारे में सोच रहे थे। एटिकस का हाल ऐसा था कि डर के मारे ऑलमोस्ट उसके पैर कांपने लगे। चेहरा सफेद पड़ गया, शरीर अनकंट्रोलेबली पीछे खिसकने लगा। कैथरीन जितना आगे बढ़ती, वो उतना पीछे हटता गया, जब तक कि वो कोने में फंस नहीं गया। कैथरीन झुककर उसके कॉलर को पकड़ती है। हाथ उठाने से पहले ही एटिकस, जो अभी खुद को बहुत बड़ा दिखा रहा था, चीख पड़ा, तुम क्या करने वाली हो कैथरीन? ये ऑल्टन है, अगर तुमने कुछ किया तो तुम जेल जाओगी। मर्डर में? कैथरीन के चेहरे पर अम्यूजमेंट था। तुम सोचते हो मैं तुम्हें मारने आई हूँ? मर्डर? ओ प्लीज, तुम्हारी डेथ तो बहुत आसान पनिशमेंट होगी, और तुम पर अपने हाथ गंदे करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसके शब्दों में इतना प्राइड और इतनी ठंडी हंसी थी कि एटिकस समझ गया वो ब्लफ नहीं कर रही। उसके सामने उसकी कोई औकात नहीं। कैथरीन ने उसका कॉलर पकड़कर जोर से झटका। एटिकस दीवार से टकराकर फिर जमीन पर गिर गया। छाती पकड़ते हुए वो दर्द से कराह उठा और मुश्किल से ऊपर देखते हुए बोला, एक सवाल पूछ सकता हूँ? कैथरीन ने चारों तरफ नजर घुमाई और कहा, पूछो। एटिकस ने हड़बड़ाकर सबसे बड़ा सवाल पूछा, तुम पॉइजन से बच कैसे गई? और तुम्हें कैसे पता चला कि पीछे मैं था? उसे समझ नहीं आता था उसकी चाल कैसे पकड़ ली गई। बिना पहले से प्लान जाने काउंटर इम्पॉसिबल था। कैथरीन ने ठंडी नजर उस पर टिकाई। इतना बेवकूफ़ी भरा सवाल उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज मूड अच्छा है तो सुन लो। जब प्रोफेसर लिंच ने पैडी को मुझे पॉइजन देने के लिए उकसाया था, उसी वक्त मुझे असली मास्टरमाइंड का पता चल गया था, और फिर तुम्हारा नाम सामने आया। वो पॉइजन से बेहोश हुई थी, लेकिन कॉनी के सामने वो कुछ भी नहीं था। कॉनी सिर्फ डॉक्टर नहीं, न्यूरोपैथी की एक्सपर्ट भी थी, फर्गस से भी ज़्यादा स्किल्ड। कॉनी के ट्रीटमेंट के बाद कैथरीन होश में आई, और फिर उसी ने कॉनी की मदद से पूरी साजिश का धागा पकड़कर फर्गस तक पहुंचा और आखिर में एटिकस तक। एटिकस की आंखें हॉरर में फैल गईं। उसे लगा था उसका प्लान परफेक्ट है, लेकिन असल में वो खुद एक जाल में फंसा हुआ मच्छर था। वो पागलों की तरह हंस पड़ा। कैथरीन चुपचाप खड़ी रही, बिना एक्सप्रेशन के, जैसे किसी जोकर को देखकर भी मजा न आए। हंसते हंसते एटिकस रुक गया और उसे घूर कर बोला, तुम सोचती हो तुम जीत गई? यू कैन नेवर विन कैथरीन, नेवर। कैथरीन ने उसे उठाने की जहमत भी नहीं ली। उसने एक पैर उसके ऊपर रखकर उसे नीचे दबाया, जैसे कोई राजा अपने गिरे हुए दुश्मन को देखता है। जाकर उस बूढ़े आदमी को बोल देना कि अब मैं ब्रीन से खुलकर दुश्मनी में हूँ। ये सुनते ही एटिकस का पूरा शरीर कांप उठा। ब्रीन्स उसका आखिरी ट्रम्प कार्ड, और कैथरीन उसे पहले ही भांप चुकी थी। वो हैरानी से सोचता रहा, इतनी कम उम्र में भी कैसे सब कुछ कंट्रोल में रखती है। शेन मेरा आखिरी सहारा है, और अब वो भी उसके हाथ में है। मेरे साथ क्या होने वाला है? डर से कांपते हुए उसने पूछा, तुम मेरे साथ क्या करोगी? कैथरीन ने एटिकस को जोर से पैक्सटन के सामने धक्का दिया। पैक्सटन ने बेहोश और बिल्कुल लाचार एटिकस को पकड़ लिया और बिना एक पल गंवाए उस पर हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में एटिकस के हाथ बेकार हो चुके थे। पैक्सटन के लिए तो ये साफ था कैथरीन को ऐसे गंदे काम नहीं करने चाहिए। वो खुद ही निपट लेगा। एटिकस दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। पैक्सटन ने ठंडी नजर से नीचे पड़े एटिकस को देखा और हल्की सी नफरत भरकर सोचा, बस इतना। इतनी तेज वार के बाद भी ऐसे चिल्ला रहा है, ये तो औरत से भी कमजोर निकला। पैक्सटन की इस हिकारत से जले एटिकस के पास लड़ने लायक ताकत तो थी ही नहीं, और अब तो उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। उसका भविष्य सब धुंधला हो चुका था। लगातार मिली हार ने उसे वैसे ही तोड़ दिया था, और अब उसके हाथ भी खत्म हो गए थे। वो प्रयोग कैसे करेगा? हाथों के बिना वो किसी काम का नहीं रहेगा।
लोग उसे बेझिझक फेंक देंगे। कैथरीन ने एटिकस की ओर एक बार भी देखने की जहमत नहीं उठाई, बस मुड़ी और चलती बनी। पैक्सटन भी उसके पीछे पीछे बढ़ गया। मिस स्वॉन, आप उसे ऐसे ही जाने देंगी? कैथरीन ने बेहद हल्के अंदाज में कहा, उसके पीछे जो लोग हैं वो खुद उसे छोड़ेंगे नहीं, फिर अपने हाथ क्यों गंदे करें? पैक्सटन को उसकी बात पूरी तरह समझ आ गई। एटिकस का हिसाब कोई और ही करेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। होटल वापस आकर कैथरीन थके हुए अंदाज में आर्मचेयर पर ढह सी गई। थक गई हो? हाँ, ब्रैंडन ने नरमी से पूछा। कैथरीन ने कुछ पल चुप रहकर धीमे से कहा, थोड़ी। सुबह कॉम्पिटिशन और पूरा दोपहर लैब में, थकान तो होना ही था। ब्रैंडन ने उसे प्यार भरी नजर से देखा। थोड़ा रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स लाता हूँ। मुझे बाल धोने हैं, कैथरीन ने बुदबुदाया। ओके, ब्रैंडन तुरंत मान गया और सीधा बाथरूम में चला गया। कैथरीन को समझ ही नहीं आया कि वो बाथरूम में क्यों गया जब उसने बाल धोने की बात की। कुछ मिनट बाद ब्रैंडन वापस आया। उसकी महंगी सूट की पैंट घुटनों तक मुड़ी हुई थी। व्हाइट शर्ट की स्लीव्स भी कोहनियों तक चढ़ी हुई थी। कैथरीन ने उसे इस अंदाज में कभी नहीं देखा था, मानो कोई गिरा हुआ रईस, अजीब भी और दिलचस्प भी। ये तुम्हारा नया लुक क्या है? उसने हंसते हुए पूछा। कैथरीन को हंसते देख ब्रैंडन के चेहरे पर तसल्ली उतर आई। ये मेरे नए रोल के हिसाब से परफेक्ट है। कौन सा रोल? कैथरीन ने भौहें उठाई। हेयरड्रेसर, ब्रैंडन ने पूरी गंभीरता से कहा। कैथरीन कुछ पल के लिए हैरान रह गई। तभी ब्रैंडन ने हाथ से इशारा किया, आइए अंदर चलिए। जिज्ञासु होकर कैथरीन बाथरूम की ओर बढ़ी, ये देखने के लिए कि ब्रैंडन कर क्या रहा है। अंदर घुसते ही वो चौंक पड़ी। ब्रैंडन ने बाथटब को एक तरह का हेयर वॉश स्टेशन बना दिया था, उस पर तौलिया सेट करके। प्लीज, ब्रैंडन ने एक प्रोफेशनल हेयरड्रेसर की तरह बड़े प्यार से कहा। कैथरीन उस जुगाड़ वाले हेयर वॉश चेयर पर लेट गई। ब्रैंडन ने शॉवर ऑन किया और हल्का गर्म पानी उसके स्कैल्प पर गिरने लगा। ब्रैंडन की फिंगरटिप्स जब उसके स्कैल्प पर मसाज करने लगी तो एक एक लहर जैसे उसकी थकान बहाकर ले गई। उसकी नसें ढीली पड़ती गईं, मन शांत होने लगा, आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। नॉट बैड, कीप गोइंग, कैथरीन ने आराम से कहा। ब्रैंडन उसे इतने आराम से लेटा देखकर हल्के से मुस्कुराया। वो स्पॉइल थी, पर वो कर भी क्या सकता था। उसे स्पॉइल करना ही उसकी आदत बन चुकी थी। कैथरीन जब नींद से जागी, उसके पूरे शरीर में दर्द फैला हुआ था, ऐसा मानो उसने 6 मील तक 100 पाउंड का वजन उठाकर चला हो। सिर्फ बाल धोने का सिंपल सा पल, पानी गर्म होते होते कुछ और ही बदल गया। और फिर उनकी चाहत बढ़ती गई और सब कुछ बहुत नेचुरल तरीके से आगे बढ़ गया। थोड़ा आराम करने के बाद कैथरीन उठने ही वाली थी कि ब्रैंडन दरवाज़ा खोलकर अंदर आया, हाथों में खाना लिए हुए। इतना सारा खाना देखकर कैथरीन बेबस सी मुस्कुराई। ब्रैंडन से मिलने के बाद से ही तो उसके पेट की सारी प्रॉब्लम्स जैसे गायब हो गई थीं। उसकी भूख, उसका शेड्यूल, ब्रैंडन कभी नहीं भूलता था। वो खाना रखकर कैथरीन को नर्म नज़र से देखता हुआ बोला, फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो, फिर जो मन करे वो करना। कैथरीन ने बिना सोचे उसकी बात मान ली। कंपटीशन खत्म हुआ और स्टायर टीम ने चैंपियनशिप जीत ली। मार्शल ने बताया कि उन्हें ऑल्टन में 3 दिन की छुट्टी दी गई है, जहां चाहे घूम सकते हैं, फिर सब साथ में लौटेंगे। विक्ट्री बैंक्वेट में कैथरीन को जरा भी दिलचस्पी नहीं थी और मार्शल उसे अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने उसे वहां जाने से बचा भी लिया। अगले 3 दिन कैथरीन सच में आराम कर सकती थी। ब्रैंडन ने भी अपना काम रोक दिया था, पूरे 3 दिन उसके साथ रहने के लिए। कैथरीन उसकी बाहों में लेटी, उसके बनाए हुए खाने का स्वाद ले रही थी। थोड़ा वक्त मिला तो कैथरीन ने वो बात उठा दी जो अधूरी रह गई थी। तुमने अब तक नहीं बताया कि हैकर अलायंस से संपर्क करने का मकसद क्या था। कंपटीशन से पहले की गई बात उसे अभी भी याद थी। ब्रैंडन ने कहा था कि सब कुछ कंपटीशन के बाद बताएगा। ब्रैंडन ने उसकी कमर हल्की सी कसकर पकड़ी। उसने वादा किया था कि कैथरीन जो भी पूछेगी उससे कुछ नहीं छुपाएगा और वो ये वादा हमेशा निभाएगा। तुम मेरी मदर को जानती हो? उसने पूछा। कैथरीन ने सिर हिलाया। कासिया में कौन नहीं जानता था डंकन्स की इतनी बड़ी हस्ती को। ब्रैंडन की मदर भी एक बड़ी शक्तिशाली फैमिली से थी, डंकन्स के बराबर की। और तो और उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें कासिया की नंबर 1 ब्यूटी कहा जाता था। ब्रैंडन के चेहरे पर उसकी झलक साफ दिखती थी। वो अपने फादर पर कम
बल्कि अपनी मदर पर ज्यादा गया था। खूबसूरत, शार्प फीचर्स, एकदम दिलकश। लेकिन ब्रैंडन के पेरेंट्स की शादी प्यार की वजह से नहीं हुई थी, बस बिजनेस की जरूरतों के लिए। इसी कारण उनके रिश्ते में तनाव रहा और उसकी मदर बहुत कम उम्र में ही तन्हाई और उदासी में डूबने लगी। कैथरीन समझ गई कि ब्रैंडन बिना वजह अपनी मदर का जिक्र नहीं करेगा। सुना है, वो बहुत ब्यूटीफुल थी, उसने धीरे से कहा। हाँ, ब्रैंडन ने हल्की आवाज में जवाब दिया। उसके एक्सप्रेशन में वल्नरेबिलिटी और सॉफ्टनेस की एक हल्की चमक थी। उसकी यादों में उसकी मदर सच में बहुत खूबसूरत, बहुत जेंटल थी। अक्सर उसके पेरेंट्स लड़ते रहते, पर उसकी मदर हमेशा उसके लिए शांत और नर्म रहती थी। मेरी मदर मरी नहीं थी, ब्रैंडन ने कहा। कैथरीन चौंक गई। तो तुम हैकर अलायंस से उनकी जानकारी ढूंढ रहे हो? हाँ, ब्रैंडन की आंखों में दर्द की एक परत उभर आई। उसे याद आने लगा जब उसके फादर के अफेयर का पता उसकी मदर को चला था, वो गहरी तकलीफ में डूब गईं। कुछ साल बाद कहा गया कि वो बीमारी से मर गईं। यही कहानी डंकन्स और उसके ग्रैंडफादर ने दुनिया को सुनाई थी, लेकिन सच ये था कि उन्होंने सुसाइड की थी। कम से कम ब्रैंडन ने कई सालों तक यही माना। फिर कुछ साल पहले उसे अपने ग्रैंडफादर के कुछ लेटर्स मिले जिनमें सच्चाई लिखी थी। उसकी मदर मरी नहीं थी, उनकी डेथ बस एक चाल थी, उन्हें बचाने की एक योजना। शादी से पहले उनकी एक पहली मोहब्बत थी जिसे उसके फैमिली ने कभी मंजूर नहीं किया। कई साल बाद जब वो दोबारा मिले और उसने उसकी हालत देखी, तो उसने सब प्लान किया ताकि वो इस दुख भरी जिंदगी से निकल सके। कैथरीन उसकी बाहों में सिर टिकाए उसकी बेचैनी महसूस कर रही थी। तुम उनसे मिलना चाहते हो? शायद ब्रैंडन उनकी जिंदगी में दखल नहीं देगा, बस एक बार देख लेना चाहेगा कि वो ठीक है। कैथरीन ये बात समझ सकती थी और ब्रैंडन भी जानता था कि वो समझेगी। मैंने पता किया है, जिन लोगों ने मेरी मदर को ले जाया था वो फ्लोरोना में दिखे थे। ये सुनते ही कैथरीन समझ गई कि वो चीफ को खुद इन्वॉल्व क्यों कर रहा था। फ्लोरोना, एक ऐसी जगह जो दुनिया के नक्शे तक में नहीं मिलती। एक छोटा सा देश जहां बड़े बड़े देशों के लिए घुस पाना भी सिरदर्द था। अपराधियों का ठिकाना, दुश्मनों से बचने की जगह। अंदर जाना आसान, पर बाहर आना लगभग नामुमकिन। और अगर कोई रूल्स तोड़े तो उसे दुनिया के किसी भी कोने में मार गिराया जाता था। बाहर के लोग फ्लोरोना में बिना चीफ की परमिशन के कदम तक नहीं रख सकते थे, और बाहर आना तो और भी मुश्किल था। इतने सालों में सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो फ्लोरोना में जाकर भी जिंदा बाहर निकला और फ्लोरोना का सिटीजन भी नहीं बना। वो शख्स था हैकर अलायंस की चीफ, कैथरीन। और आज तक ये कारनामा सिर्फ उसी ने किया था। कैथरीन ने चम्मच रख दी और ब्रैंडन से लिपट गई। डोंट वरी, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, उसने सॉफ्टली कहा। वो अपनी आइडेंटिटी उसे बताने का कोई इरादा नहीं रखती थी। अगर ब्रैंडन जान जाता तो वो उसे कभी ऐसी खतरनाक जगह जाने नहीं देता। हाँ, जगह खतरनाक थी, लेकिन वो एक बार जा चुकी थी और सेफली लौट आई थी। उसे भरोसा था कि वो रास्ता फिर ढूंढ लेगी, बस ब्रैंडन को पता नहीं चलना चाहिए। दोपहर में ब्रैंडन कुछ काम से बाहर गया और कैथरीन अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने नीचे आ गई। वॉन्टल फोन पर ज़ॉबर से बात कर रहा था और जब उसे पता चला कि सब कैथरीन के साथ हैं, तो वो जल उठा। सब तुम लोग कैथरीन के साथ हो और मैं अकेला घर पर। मैं भी ऑल्टन में हूँ। ये अनफेयर है, वॉन्टल ने शिकायत की। ज़ॉबर तुरंत उससे बहस में उलझ गया। वॉन्टल की बात सुनकर कैथरीन बोली, उसे बुला लो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। असल में ज़ॉबर को मैसेज देने की ज़रूरत ही नहीं थी। कैथरीन की आवाज़ सुनते ही वॉन्टल खुद ही तैयार हो गया। ओके कैथरीन, मैं तुरंत आ रहा हूँ। सिर्फ 20 मिनट में वॉन्टल शहर के वेस्ट साइड से ईस्ट साइड पहुंचकर होटल पहुंच गया। गाइस, मैं आ गया। वॉन्टल ने ढेर सारा खाना लाकर सबसे खुश करने की कोशिश की। कैथरीन के सामने वो बिल्कुल नॉर्मल रहता था, लेकिन उसके बिना वो एक कोल्ड, इंट्रोवर्टेड इंसान बन जाता था जिसे घर से निकलने तक में दिक्कत होती थी। खाना रखते ही कैथरीन ने उसे इशारे से बुलाया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऑल राइट। वॉन्टल तुरंत उसके पीछे चल पड़ा, बाकियों की नफरत भरी निगाहों की परवाह किए बिना। कैथरीन रेलिंग से टिककर खड़ी थी। उसके चेहरे पर लगभग कोई भी भाव नहीं, और उसकी ठंडी, खाली सी आंखें ऐसे थीं मानो दुनिया में कुछ भी उसे छू नहीं सकता। वॉन्टल कमरे में दाखिल हुआ और धीरे धीरे चलकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कैथरीन, कोई ऑर्डर है? बस बोल दो, उसने आदर से कहा।
डंकन कॉर्पोरेशन के ऑर्डर की जानकारी लाई है? कैथरीन ने पूछा। ये वॉन्टल ने सिर हिलाया। डंकन कॉर्पोरेशन को बता दो कि हैकर अलायंस ने उनका ऑर्डर और उनकी सारी कंडीशंस एक्सेप्ट कर ली हैं, कैथरीन ने शांत आवाज में कहा। कैथरीन की बात सुनकर वॉन्टल हैरान रह गया। कैथरीन, क्या आप अपनी आइडेंटिटी रिवील करने वाली हैं? पहले वॉन्टल को कैथरीन और ब्रैंडन के रिश्ते की समझ नहीं थी, पर अब सब साफ था। उसे लगा शायद आने वाले समय में डंकन कॉर्पोरेशन और हैकर अलायंस एक ही इंसान के हाथों में होंगे। ऐसे में कुछ सीक्रेट्स जान लेना नॉर्मल ही है। आखिर कैथरीन और ब्रैंडन कभी न कभी एक फैमिली भी बन सकते थे। कैथरीन ने वॉन्टल की ओर बिना एक्सप्रेशन के देखा। आइडेंटिटी रिवील करने की जरूरत नहीं, बस हैकर अलायंस के नाम से ऑर्डर एक्सेप्ट करो, रिवील नहीं करनी। वॉन्टल ऑलमोस्ट चौंक गया। ये फैसला वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो कुछ पूछने ही वाला था कि कैथरीन ने एक ठंडी नज़र डाली और उसकी आवाज़ वहीं रुक गई। कैथरीन की एक नज़र ही किसी को चुप करने के लिए काफ़ी थी। ओके कैथरीन, समझ गया, वॉन्टल ने तुरंत कहा। जाओ, कैथरीन ने हल्के से कहा। वॉन्टल समझ गया कि वो आराम करना चाहती है। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कंपटीशन खत्म होते ही ऑल्टन में उनकी फ्री जर्नी शुरू हो सकती थी। सबसे ज्यादा एक्साइटेड था ज़ोबर, जो पिछले कई दिनों से बोर हो रहा था। जैसे ही कैथरीन का कंपटीशन खत्म हुआ, उसने तुरंत ट्रिप ऑर्गेनाइज कर दी और सबको बुला लिया। ब्रैंडन और बाकी लोग थोड़ी देर से पहुंचे, अंधेरा हो चुका था। सबके इकट्ठा होते ही ज़ोबर जोश से खड़ा हो गया। कैथरीन की विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए 3 दिन की ट्रिप कैसी रहेगी, उसने ऐलान किया। सबने तुरंत जवाब नहीं दिया। सबकी नज़रें कैथरीन पर टिक गईं, जो कुछ सोचती हुई लग रही थी। एक पल की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, आई एग्री, और इसके साथ ही सबकी तरफ से जोरदार चीयरिंग गूंज उठी। रोनन ने हाथ ऊपर कर चिल्लाया, ऑसम कैथरीन। सबको इतना खुश देखकर कैथरीन के होंठों पर हल्की नर्म मुस्कान उभर आई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ज़ोबर ने उसी रात एक बोट का इंतजाम कर दिया। कैथरीन डेक पर खड़ी थी, समुद्री हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। अचानक उसके कंधों पर एक गर्माहट उतरी, एक सॉफ्ट टॉवल उसके चारों ओर लिपट गया। वो मुड़ी तो देखा ब्रैंडन उसके पास आ रहा था, अपनी लंबी बाहों से उसे हल्के से समेटते हुए। कोल्ड लग रही है, ब्रैंडन की आवाज़ बेहद जेंटल थी। कैथरीन ने सहजता से अपना सिर पीछे झुकाकर उसके चौड़े सीने से लगा दिया। नहीं, बस हवा खाने आई थी। वो लोग अभी भी पी रहे हैं, उसने पूछा। ज़ोबर और बाकी लोग केबिन में जमकर ड्रिंक कर रहे थे। कैथरीन ने भी थोड़ा पी लिया था, चीक्स गर्म हो गए थे, इसलिए वो बाहर आ गई। ये ब्रैंडन ने नरमी से कहा और अपना सिर कैथरीन के कंधे पर टिका दिया, उसके साथ समुद्री हवा का मजा लेते हुए। प्रोफेसर हार्टली चाहते हैं कि चैंपियनशिप की वजह से कंट्री लौटने से पहले मैं उनके साथ एक एकेडमिक सेमिनार अटेंड करूं, कैथरीन ने कहा। ब्रैंडन की भौहें तंग गईं। कहाँ और कितने दिन के लिए? आई एम गोइंग टू थैशर, 3 दिन लगेंगे, उसने बताया। आई विल गो विद यू, ब्रैंडन ने तुरंत कहा। नो नीड, कैथरीन ने फौरन मना कर दिया। तुम काफी दिन से ऑल्टन में हो, लॉक्स्टन को तुम्हारी जरूरत है, और मैं बस 3 दिन की तो बात कर रही हूँ। उसकी आंखें साफ, दृढ़, एक तरह की यकीन दिलाने वाली मजबूती लिए थीं। 3 दिन सच में ज्यादा नहीं थे। कैथरीन की फर्मनेस देखकर ब्रैंडन ने उसके फैसले का सम्मान किया। ऑल राइट, बस प्रॉमिस करो कि कोई रिस्की काम नहीं करोगी, उसने धीरे से कहा। कैथरीन थोड़ा और उसके करीब झुक गई, चेहरे पर एक गर्म, शांत मुस्कान, पर उसने कुछ कहा नहीं। ब्रैंडन ने उसकी चुप्पी को ही उसकी हामी समझ लिया। 3 दिनों की वो खुशियों से भरी हलचल पलक झपकते ही बीत गई। लेकिन कैथरीन बाकी सबके साथ वापस नहीं लौटी। एयरपोर्ट पर जब सब लोग अपने अपने रास्तों पर जा रहे थे, वो मार्शल के पीछे पीछे दूसरे फ्लाइट के बोर्डिंग गेट की ओर चली। ब्रैंडन उसका सामान उठाए साथ चल रहा था। बोर्डिंग गेट तक पहुंचते पहुंचते भी ब्रैंडन के जाने का कोई इरादा नहीं था। ये देखकर मार्शल बेबस सा मुस्कुराया और बोला, युवा होना भी अजीब है, इंसान इतना प्यार करने लगता है। मेरी बीवी तो जब मैं बाहर जाता हूँ मेरा बैग तक नहीं पैक करती। ये तो बिल्कुल अनफेयर है। चलो अंदर जाकर आज उसे सुनाता हूँ। तुम लोग आराम से जाओ। स्टाइल यूनिवर्सिटी में सब जानते थे मार्शल और उसकी पत्नी दशकों से उसी प्यार में बंधे हैं।
मार्शल का अपनी पत्नी के लिए प्यार पूरे कैंपस में मशहूर था। फुर्सत मिलते ही वो अपनी पुरानी साइकिल लेकर पत्नी को बैठाकर कैंपस में घूमते। अनगिनत स्टूडेंट्स उनके रिश्ते को देखकर जलते थे। मार्शल के जाते ही कैथरीन भी बोर्डिंग गेट की ओर बढ़ी। उसने ब्रैंडन की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, मुझे चलना चाहिए। ब्रैंडन ने सामान उसे पकड़ा दिया, चेहरे पर हल्की सी बेबसी के साथ। वहाँ इन दिनों मौसम थोड़ा ग्लूमी है। मैंने सूटकेस में एक कैशमेयर स्वेटर रख दिया है, ठंड लगे तो पहन लेना। ब्रैंडन उसे अच्छी तरह जानता था। कड़ाके की ठंड में भी कैथरीन पतले कपड़े ही पहनती थी। पहले उसे फर्क नहीं पड़ता था, पर अब पड़ता था। कैथरीन ने इस बार असाधारण रूप से मानते हुए कहा, ओके। उसकी ये नरमी देखकर ब्रैंडन ने उसे जाने दिया, लेकिन आखिरी बार याद दिलाए बिना नहीं। 3 दिन, ठीक है। अगर लेट हुई तो मैं खुद लेने आऊंगा। 3 दिन की दूरी ही उसकी हद थी। कैथरीन सिर हिलाती हुई आगे बढ़ गई। ब्रैंडन वहीं खड़ा उसे जाता देखता रहा। जब उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा तो उसके होठों पर बेबस सी मुस्कान आ गई। अकड़ू लड़की, उसने मन ही मन चिढ़कर कहा। कैथरीन बोर्डिंग गेट पार कर गई और वहीं उसकी मुलाकात मार्शल से हो गई, जो अभी अभी फोन खत्म करके लौटा था। उसने टिकट आगे बढ़ाते हुए नम्रता से कहा, थैंक यू प्रोफेसर हार्टली। मार्शल ने टिकट लिया, गहरी सांस ली और अपनी उम्रदराज आंखों में चिंता लिए बोला, मुझे नहीं पता तुम क्या करने जा रही हो, लेकिन एक ऐसा आदमी होने के नाते जिसने सालों से अपनी पत्नी से झगड़ा तक नहीं किया, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, किसी भी रिश्ते में सबसे ज़रूरी चीज़ है ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट हो तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। कैथरीन कुछ देर चुप रही, फिर धीमे से कहा, ऐसा दोबारा नहीं होगा। मार्शल और समझा नहीं सका तो चुप हो गया। कैथरीन हर चीज़ में ब्रिलियंट, वो हर चीज़ में माहिर, बस एक ही कमी इमोशन समझने की। शायद यही प्रतिभाओं की किस्मत होती है, उनका अंदरूनी संसार अक्सर दुनिया की पहुंच से परे। लोग सिर्फ उनका जीनियस देखते हैं, उनकी ऊंचाई देखते हैं, ये भूलकर कि वो भी आम लोगों की तरह जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। मैं चलती हूँ, कैथरीन बोली। मार्शल ने दोनों का सामान उठाया और प्लेन में चढ़ गया। 2 दिन पहले कैथरीन खुद मार्शल के पास गई थी और उससे एक मदद मांगी, उसे अपने साथ थ्रेशर के एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में चलने के लिए। ऊपर वो दोनों साथ जा रहे थे, लेकिन सच में अकेले मार्शल ही जा रहा था। कैथरीन के असली इरादे वो नहीं जानता था, लेकिन जानता था कि उसके पीछे कोई ठोस वजह जरूर है। इसलिए उसने सबसे इसे छुपा लिया और उसकी बात मान ली। मार्शल के जाने के बाद कैथरीन मुड़ी और प्राइवेट एयरपोर्ट के बोर्डिंग गेट की ओर बढ़ी। वॉन्टर ने उसे देखते ही राहत की सांस ली। वो ये सब सबके पीछे से कर रहा था। अगर किसी को पता चल जाता, उसकी शामत आ जाती, खासकर ज़ौबर जैसी मुसीबत से, तो वो अकेले ही परेशान रहता था। कैथरीन, तुम वाकई शो हो? वॉन्टर ने पूछा। कैथरीन ने बस एक नज़र डाली और वॉन्टर तुरंत चुप हो गया। वो एक शब्द और बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। कैथरीन तेजी से हेलीकॉप्टर में चढ़ गई। इधर कैथरीन को विदा करके ब्रैंडन बाकी लोगों के साथ एस्किना लौटा। बॉस, हैकर अलायंस से खबर आई है। उनके चीफ ने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन पेमेंट डबल कर दी है। फ्रांसिस ने रिपोर्ट दी। पैक्सटन हंस पड़ा। अरे, ये तो कहते थे प्रिंसिपल्स पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। फ्रांसिस ने कंधे उचकाए। मनी टॉक्स सुना है? हैकर अलायंस ने हाल ही में कोई ऑर्डर नहीं लिया है। शायद पैसों की कमी है। अजीब बात यह थी कि हैकर अलायंस पिछले कुछ समय से लगभग इनएक्टिव थी। बयान जारी किया था कि सब वेकेशन पर हैं, लेकिन कौन पैसों का मौका छोड़ता है? शायद अंदरूनी कोई इशू चल रहा हो। दे दो उन्हें, ब्रैंडन ने तुरंत कहा। हैकर अलायंस काम करने को तैयार थी, बस यही काफी था। फ्रांसिस ने सिर हिलाया। यस बॉस। उधर ब्रैंडन और बाकी लोग अंदर वाले कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे, जबकि रोनन और ज़ौबा बाहर बैठे गपशप कर रहे थे। कैथरीन की गैरमौजूदगी में रोनन बिल्कुल फीका सा लग रहा था, उसकी यूजुअल एनर्जी गायब थी। स्टाई यूनिवर्सिटी वाले बूढ़े लोग बड़े परेशान करते हैं। कंपटीशन खत्म हो चुका है, फिर भी कैथरीन को चैन नहीं। विदौल ने बीच में कहा, अरे वो बाइक कप है भाई। कैथरीन ने अकेले दम पर एक सेकंड रेट टीम को जिताया है। समझते हो इसका मतलब? ज़ौबा ने कहा, मतलब ये कि जैसे कोई सुपर जीनियस प्लेयर एस्किना की नेशनल फुटबॉल टीम को वर्ल्ड कप जिता दे। ये सुनते ही सबके दिमाग में एकदम साफ तस्वीर उभर आई।
ये सिर्फ किसी कमजोर टीम की कमबैक स्टोरी नहीं थी, ये तो दुनिया का नौवां अजूबा थी। विदॉल ने ज़ोबा को थम्स अप दिया। इतना बड़ा ऑनर मिला है, बाहरी इन्विटेशंस की तो स्टाइल यूनिवर्सिटी की इनबॉक्स भर गई होगी। प्रोफेसर हार्टली सब रिजेक्ट भी नहीं कर सकता, इसलिए कैथरीन को लेकर कुछ इवेंट्स में दिखावा करने जा रहा है। फिर बोला, वरना कैथरीन कभी मानती। बिल्कुल नहीं, रोनान ने सोचा और माना, वो सही कह रहा था। कैथरीन को ऐसे गंभीर कॉन्फ्रेंसेस बिल्कुल पसंद नहीं थे। अगर वो फेम चाहती तो 10 साल पहले से ही सेमिनार्स में घूम रही होती। अब क्यों? वो तो बस मार्शल की इज्जत कर रही थी। शुक्र है सिर्फ 3 दिन की बात है, वरना मैं तो मर ही जाता। रोनन ने कराह कर कहा। ज़ोबा ने शरारती मुस्कान के साथ अंदर वाले कमरे की ओर देखा, आंखों में एक खास चमक। टेंशन मत लो, कैथरीन ज्यादा देर दूर रह ही नहीं पाएगी। अगर रहती तो अंदर बैठा बड़ा आदमी खुद जाकर ले आता। सब जोर से हंस पड़े, क्योंकि इस वक्त सबसे बेचैन इंसान वे खुद नहीं, अंदर कमरे में बैठा वही बिग शॉट था। कैथरीन वॉन्टल के साथ वॉल्टन से स्नेक आइलैंड तक एक प्राइवेट प्लेन में पहुंची। प्लेन से उतरते ही चारों तरफ घनी झाड़ियों में रेंगते जहरीले सांप दिखाई दे रहे थे। वॉन्टल के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन कैथरीन ने तो एक बार भौहें तक नहीं चढ़ाई। कैथरीन, मुझे तुम्हारे साथ चलने दो, वॉन्टल ने चिंतित होकर कहा। वो कैथरीन को लेकर बुरी तरह परेशान था। इस बार वो अकेले फ्लोरोना जा रही थी और फ्लोरोना का नाम लेते ही रूह कांप जाती थी। वो एक डरावनी, अजीब सी जगह थी जहां अगर कोई बाहर का इंसान चला जाए तो फिर कभी लौटकर नहीं आता। पिछली बार कैथरीन वहां से जिंदा बाहर आ पाई थी तो बस अपनी अविश्वसनीय ताकत और दिमाग की वजह से, वो भी किस्मत से। इस बार वो खुद नहीं जानता था कि क्या होगा। जरूरत नहीं, कैथरीन ने बिना एक पल सोचे उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वो जगह बहुत ही खतरनाक थी और वो इसे अकेले संभाल सकती थी। वो वॉन्टल को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। वॉन्टल जानता था एक बार कैथरीन फैसला कर ले तो उसे कोई नहीं बदल सकता। उसे पता था कि वो उसे मनाने वाला नहीं, इसलिए उसने बस इतना कहा, कैथरीन, अगर मैं साथ नहीं जा सकता तो मैं स्नेक आइलैंड पर ही रुककर तुम्हारा इंतजार करूंगा। कैथरीन ने आसपास रेंगते बेचैन जहरीले सांपों को देखते हुए हंसी। क्या बात है, अब तुम्हें सांपों से डर नहीं लगता? स्नेक शब्द सुनते ही वॉन्टल कांप गया। डर तो उसे बहुत लगता था, पर कैथरीन के लिए वो हर डर सहने को तैयार था। उसने गंभीर नजरों से कैथरीन की ओर देखा और कहा, मैं नहीं डरता कैथरीन, सच में। मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम वापस नहीं आ जाती। उसकी आवाज में मजाक का एक कण भी नहीं था। फ्लोरोना तक वो उसके साथ नहीं जा सकता था, पर इतना करीब रहना ही उसके लिए काफी था। फ्लोरोना वेस्ट पट्राफक का एक रहस्यमय इलाका था। बहुत कम लोग उसकी असली लोकेशन जानते थे और कैथरीन उन्हीं में से एक थी। फ्लोरोना तक पहुंचने के लिए सबसे पहले स्नेक आइलैंड से होकर गुजरना पड़ता था, जो जहरीले सांपों से भरा पड़ा था। जिसके लिए ये जगह नई हो, उसके लिए यहाँ कदम रखना मौत के बराबर था। दोनों पहले भी स्नेक आइलैंड आ चुके थे और यहाँ के जहरीले सांपों पर रिसर्च की थी। कॉनी ने एक ऐसा सीरम बनाया था जो लगभग हर तरह के जहर को बेअसर कर देता था। साथ ही उसने एक अजीब सी गंध वाली क्रीम भी तैयार की थी। गंध भले ही बदबूदार थी, लेकिन वो सांपों को पास तक नहीं आने देती थी। स्नेक आइलैंड और फ्लोरोना के बीच का समुद्री इलाका बेहद विचित्र था। यहाँ चाहे जहाज हो या प्लेन, जैसे ही इस जोन में प्रवेश करते उनकी रडार अपने आप फेल हो जाती थी। समुद्र में तूफानी लहरें, अनगिनत व्हर्लपूल्स। इस रास्ते में प्रवेश करते ही बाहर के जहाज़ों और प्लेन्स के बचने की संभावना लगभग शून्य थी। सिर्फ फ्लोरोना के जहाज ही जानते थे कि व्हर्लपूल से कैसे बचना है। इसी वजह से भारतीय दुनिया अगर फ्लोरोना के कोऑर्डिनेट्स भी जान ले तो भी वहां पहुंच नहीं सकती थी। और यही कारण था कि फ्लोरोना से बाहर निकलना भी असंभव था। इतने सालों में सिर्फ कैथरीन ही एक अपवाद थी। सूरज ढलने को था और कैथरीन के पास समय बहुत कम। उसने ब्रैंडन से सिर्फ 3 दिन मांगे थे। अगर वो 3 दिन में वापस नहीं लौटी तो ब्रैंडन की फितरत के मुताबिक वो पूरी दुनिया सिर पर उठा लेगा। और अगर उसे पता चला कि कैथरीन फ्लोरोना आए हैं, तब असली मुसीबत शुरू होगी। इसलिए कैथरीन को तेजी से काम करना था, जल्दी जाना, जल्दी पूरा करना और ब्रैंडन के कुछ भी समझने से पहले लौट आना, ताकि वो चाहे कितना भी पूछे, मामला तब तक खत्म हो चुका हो। कैथरीन, प्लीज संभल कर जाना।
अगर कुछ भी हो मुझे संपर्क करना, मैं लोगों को लेकर तुम्हें ढूंढने आऊंगा। वॉन्टल ने उसे नाव तक छोड़ा, बार बार याद दिलाते हुए। कैथरीन ने हाथ हिलाया और नाव पर सवार हो गई। इस समुद्री इलाके की चुंबकीय शक्ति इतनी तीव्र थी कि कंपास भी बेकार हो जाता था। नेविगेशन सिस्टम की तो बात ही अलग। बड़ा जहाज लेना बहुत जोखिम था। फ्लोरोना के लोग तुरंत देख लेते और पकड़े जाने की संभावना बढ़ जाती। इसलिए कैथरीन ने छोटे बोट से जाने का फैसला किया। वो एक बार ये समुद्र पार कर चुकी थी और उसकी मेमोरी तस्वीर की तरह साफ थी। उसे रास्ता याद करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। खतरा साफ था, ये शांत दिखने वाला समुद्र पल में उफान मार सकता था और एक विशाल लहर छोटी नाव को चीरकर रख दे सकती थी। सौभाग्य से इस बार मौसम उसके खिलाफ नहीं गया। लगभग पूरी तरह अपनी याददाश्त पर भरोसा करते हुए कैथरीन फ्लोरोना के करीब पहुंच गई। फ्लोरोना चारों ओर से निगरानी में था और अंदर जाने का एक ही रास्ता था, उत्तर की ऊंची चट्टान। कैथरीन को सैकड़ों फीट ऊंची उस क्लिफ पर नंगे हाथों से चढ़ना था। ये लगभग नामुमकिन था, लेकिन पहरेदारों को बिना सतर्क किए यही एक रास्ता था। वो उत्तर की चट्टान तक पहुंची, नाव छिपाई और चढ़ाई की तैयारी में अपना क्लाइंबिंग गियर निकाला। लेकिन ये कोई सामान्य चट्टान नहीं थी, सालों से समुद्री लहरों द्वारा घिसी हुई, कांच की तरह चिकनी। ऐसी सतह पर चढ़ना तो दूर खड़े होने का भी भरोसा नहीं। कैथरीन जैसी एक्सपर्ट क्लाइंबर को भी इसमें जान लगानी थी। सौभाग्य से वॉन्टल द्वारा बनाए गए सक्शन कप ग्लव्स उसने साथ रखे थे, जो मेढक की हथेली की तरह सतह से चिपक जाते थे। इन ग्लव्स की मदद से कैथरीन धीरे धीरे सावधानी से चट्टान पर चढ़ती गई और आखिरकार फ्लोरोना की सरहद पार कर गई। लेकिन फ्लोरोना में घुसना आसान था, ब्रैंडन की मां को ढूंढना उससे भी ज्यादा मुश्किल था, जैसे मंगल ग्रह पर उतरकर किसी एक इंसान को ढूंढना। कैथरीन चुपचाप आगे बढ़ी, डूबती रोशनी उसकी सबसे बड़ी ढाल थी। अंधेरा गहराते गहराते वो एक सुनसान जगह पहुंची और वहां पहुंचकर फ्लोरोना की पारंपरिक पोशाक पहन ली। यहाँ की औरतें चेहरा घूंघट या वेल से ढक कर रखती थीं, इसलिए कैथरीन ने अपनी सामान्य पोशाक उतारकर फ्लोरोना वाला परिधान और एक वेल पहन लिया। अब उसके सामने पहला काम था आज रात रहने की जगह का इंतजाम। फ्लोरोना में कोई होटल नहीं था, हर नागरिक को यहाँ एक घर मिलता था और जो भी फ्लोरोना में स्वीकार किया जाता उसे रहने की सुविधा दी जाती। फ्लोरोना बहुत विकसित था और लोग यहाँ जरूरत की हर चीज संगठन से पाते थे। बिना कुछ खास किए भी आराम की जिंदगी जी सकते थे। लेकिन फ्लोरोना की असली इनकम कौन देता है, ये कोई नहीं जानता था। कहा जाता है फ्लोरोना में शामिल होने वाला हर नागरिक अपनी सारी संपत्ति दान के रूप में देता है, लेकिन इतने कम लोग हर साल स्वीकार किए जाते हैं। और भले ही वे करोड़पति हों, उनकी संपत्ति पूरे द्वीप की अर्थव्यवस्था नहीं चला सकती। फ्लोरोना की वेल्थ उसकी तरह ही एक रहस्य थी, जिसकी परतें कोई नहीं समझ पाया था। रात काफी गहरी हो चुकी थी और कैथरीन अब तक शहर में दाखिल नहीं हुई थी। अगर वो उस वक्त शहर में नजर आ जाती तो गार्ड्स की नजर से बचना मुश्किल हो जाता, और अगर पकड़ ली जाती और पूछताछ होती तो उसकी पूरी यात्रा ही फ्लोरोना में फंसकर रह जाती। कैथरीन ने जंगल का एक घना हिस्सा चुना और पेड़ों के बीच शरण ली, मोटी पत्तियों को कवर की तरह इस्तेमाल करते हुए। विल्डरनेस ट्रेनिंग लेने वालों के लिए ये एक जरूरी अभ्यास होता है, कभी भी कहीं भी सो पाना, ताकि शरीर को जरूरी आराम मिल सके। कैथरीन इसमें बेहद माहिर थी, पेड़ की डाल पर भी उसका शरीर पूरी तरह स्टेडी रहता। गहरी रात था। अचानक कैथरीन को ब्रैंडन की याद आ गई। शायद ये कनेक्शन ही था, क्योंकि उसी वक्त एस्केना में काम खत्म करने के बाद ब्रैंडन ने भी अपना फोन निकाला। इस समय तक कैथरीन को होटल पहुंच जाना चाहिए था। कुछ ही घंटों की दूरी के बावजूद उसके दिल में लॉन्गिंग उमड़ आई और उसने वीडियो कॉल लगा दी। स्क्रीन चलते ही उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। फोन काफी देर तक बजता रहा, लेकिन कॉल कभी पिक नहीं हुई। ये सोचकर कि शायद कैथरीन अभी लैंड हुई हो और जल्दी में लैब चली गई हो, ब्रैंडन ने वीडियो कॉल कट कर दी। टाइम पर खाना मत भूलना, मैसेज भेजकर उसने फोन रख दिया। नॉक नॉक नॉक। अचानक हुई दस्तक ने ब्रैंडन के विचार तोड़ दिए। उसने एंट्रेंस की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, कम इन। पैक्सटन अंदर आया और ब्रैंडन से 3 कदम की दूरी पर आदर से खड़ा हो गया। बॉस, कार रेडी है, क्या हम निकले? हाँ, मैं बस आ रहा हूँ। ब्रैंडन ने अपना सामान समेटा और खड़ा हो गया। कैथरीन के कुछ दिनों के लिए लॉक्सटन से दूर रहने का मतलब था बाकी बचे सारे लूज एंड सुझाने का मौका। बाइक कब खत्म हो चुका था, लेकिन उसके दौरान जो हुआ वो अभी खत्म नहीं हुआ था। सामने वाले ने उसके आसपास के लोगों को छूने की हिम्मत की थी। उसकी बॉटम लाइन क्रॉस की थी तो अब उन्हें इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सोचते ही ब्रैंडन का चेहरा और ठंडा हो गया। आखिर उसकी नरमी सिर्फ कैथरीन के लिए थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जैसे जैसे आसमान हल्का होने लगा, रात भर आराम कर चुकी कैथरीन ने खुद को अचानक एनर्जी से भरा महसूस किया। स्नेक आइलैंड से निकलते वक्त उसने तेज हवाओं और ठंडी बारिश का सामना किया था और 100 गज ऊंची चट्टान चढ़कर आखिरकार फ्लोरोना पहुंची थी। उसकी फिजिकल एंड्योरेंस भले ही मजबूत थी, फिर भी हल्की थकान थी और ये एक रात का आराम उसकी ताकत लौटाने के लिए काफी था। एक स्मूथ मूवमेंट में कैथरीन पेड़ से कूदी और जमीन पर मजबूती से उतर गई। वेट ठीक कर अपना सामान उठाकर उसने खुद को फ्लोरोना की एक आम नागरिक की तरह डिस्गाइज किया और शहर की ओर बढ़ गई। वॉन्टल से मिले क्लूज के मुताबिक वो आदमी जिसने ब्रैंडन की मां को अपने साथ ले गया था सच में फ्लोरोना में दाखिल हुआ था। अगर ब्रैंडन की मां भी जिंदा थी तो मुमकिन था कि वो उसी आदमी के साथ हो, अपने फर्स्ट लव के साथ। फ्लोरोना एक अजीब और डरावनी जगह थी। यहाँ रहने वाले लोग यहाँ रहने की इजाजत पाने के लिए पूरी तरह आज्ञाकारी थे। फ्लोरोना कमेटी के आदेशों के खिलाफ कभी नहीं जाते। कैथरीन किसी से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। एक पल में रिपोर्ट होकर बाहर निकाली जा सकती थी। सिर झुकाए कैथरीन पुराने शहर की गलियों में आगे बढ़ती गई। अपनी तेज याददाश्त के सहारे वो एक सुनसान पत्थर के घर तक पहुंची। नॉक नॉक नॉक। कैथरीन ने हल्के से लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर मौजूद किसी का ध्यान इस आवाज पर गया और थोड़ी देर बाद एक लंबा सच चेहरे वाला आदमी धीरे धीरे बाहर आया। कौन है? उसके लहजे से साफ था कि वो डिस्टर्ब होना पसंद नहीं कर रहा था। दरवाजा खुलते ही कैथरीन ने ऊपर देखा। चेहरा शांत था। उसने कैजुअल अंदाज में कहा, लॉन्ग टाइम नो सी। कैथरीन को पहचानते ही उस आदमी की आंखें हैरानी से फैल गईं।
अंदर नहीं बुलाओगे? कैथरीन ने पूछा। उसके शब्दों ने आदमी को होश में ला दिया। वो जल्दी से एक तरफ हट गया और सामान से कैथरीन को अंदर आने का इशारा किया। गर्म पत्थर के घर के भीतर बैठी कैथरीन उसके बनाए हुए हॉट कॉफी की चुस्कियां ले रही थी। वही वो आदमी बगल में बैठा घबराहट में बार-बार अपने हाथ रगड़ रहा था। थोड़ी देर की झिझक के बाद उसने आखिरकार कहा, मिस स्वॉन आप आइलैंड पर कैसे आ गई? कैथरीन ने उसे एक नजर देखा और धीमे से बोली, मैं तुमसे मिलने आई हूं। क्या तुम इस पर यकीन करोगे? आदमी चौंक गया। शायद उसने कैथरीन से मजाक की उम्मीद नहीं की थी। उसकी यादों में वो हमेशा गंभीर, मजबूत और अड़ग रही थी, एक देवी की तरह, ठंडी और भावनाहीन। लेकिन इस पल कैथरीन में जिंदगी की एक सादगी भरी गर्माहट थी। मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? कैथरीन ने पूछा। वो हल्का सा हंसा। मैंने नहीं सोचा था कि कुछ सालों में आप इतनी बदल जाएंगी, मिस स्वॉन। ऐसा है क्या? कैथरीन ने दूर देखते हुए बेपरवाही से जवाब दिया। उस आदमी का नाम आमोस बक था। पिछली बार फ्लोरिना में कैथरीन की उससे मुलाकात हुई थी। वो अपनी जिंदगी कैथरीन का कर्जदार था। अगर वो न होती तो वो कब का मर चुका होता। उसी वक्त उसने कसम खाई थी कि जिंदगी भर उसका सेवक बनकर रहेगा। भले ही वो पिछले कुछ सालों से कैथरीन के साथ नहीं रहा, लेकिन अपना वादा कभी नहीं भूला। कैथरीन जानती थी कि जब आमोस फ्लोरिना आया तो इसका मतलब था कि वो बाहरी दुनिया से हर तरह का संपर्क तोड़ना चाहता था। इसलिए जब कैथरीन ने आइलैंड छोड़ने का फैसला किया तो वो उसे अपने साथ नहीं लाई। कॉफी खत्म करने के बाद कैथरीन ने कप मेज पर रखा और आमोस को अपने आने का मकसद बताया। उसकी बात सुनते ही आमोस का चेहरा परेशानी से भर गया। मिस स्वॉन आप जानती हैं कि जो भी इस आइलैंड पर आता है उसे अपना पास छोड़ना पड़ता है और कमिटी की दी हुई नई आइडेंटिटी के साथ यहाँ रहना पड़ता है। यहाँ किसी को ढूंढना आसान नहीं होगा। आमोस की समझाइश के जवाब में कैथरीन ने शांत बेफिक्र अंदाज में कहा, मेरी जिंदगी में जो भी करना होता है वो कभी इजी नहीं होता।